हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूइंग। इस वीडियो में हम देखेंगे सोल्यूशन सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस का जो कि 2024 के सीजीएल के टीयर 1 में पूछे गए थे। साथ ही दो तीन इंपॉर्टेंट सवालों का भी जवाब ढूंढेंगे कि कितने परसेंट ईडियम्स रिपीट हुए हैं, कौन कौन से नए ईडियम्स आए एग्जाम में, और कितना वेटेज रहता है अब एग्जाम में इंपॉर्टेंट ईडियम्स या रिपीटेड ईडियम्स का। ठीक है, इस वीडियो को मैं निमोनिक्स और इमेजेस के थ्रू मैंने बनाया है या मैं पढ़ाऊंगा भी उसके थ्रू। तो ये कोशिश रहेगी कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको जितने भी इडियम्स थे उनमें से मोर देन 90% याद हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आराम से देखना, समझते जाना, डाउट्स अपने कमेंट में डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका जो मैंने तरीका रखा है पढ़ाने का वो वही तरीका है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर ट्राई करेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन सुनेंगे। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने वीडियो को पॉज करके आंसर ट्राई कर लिया है। इडियम क्या है? टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। रिपीटेड सवाल है, मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे, रिपीटेड सवाल है, काफी बार एसएससी ने पूछा है। मतलब क्या होता है, देखो हर इडियम को जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ते हैं उनको पता होगा। मैं कीबोर्ड लिख रहा हूँ, मैं कीबोर्ड क्यों लिख रहा था, कीवर्ड बोलना चाह रहा हूं मैं। हर इडियम को मैं एक कीवर्ड से पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आपको वो कीवर्ड याद रहा तो आपको ये इडियम याद रह जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? हैव बिगर फिश टू फ्राई। यहाँ का कीवर्ड क्या है? बिगर। मतलब मेरे पास और बड़ी मछली है पकाने को, विच मीन्स अभी मैं एक मछली पका रहा हूं पर मेरे पास और बड़ी मछली है पकाने को। इसका मतलब यह है कि अभी मैं कोई काम कर रहा हूं पर मेरी और भी कुछ बड़ी प्रायोरिटीज हैं, या मेरे पास और भी बड़ा काम है करने को। ठीक है, छोटे छोटे काम के अलावा। तो जो ऑप्शंस थे उसमें ऑप्शन नंबर 1 इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा था। क्या लिखा था यहाँ पे? मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा वरना बहुत टाइम लगेगा। आप वीडियो पॉज करके ऑप्शंस पढ़ के आंसर ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में। क्या लिखा है कि टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क एट हैंड। मतलब आपके हाथ में या आप जो काम कर रहे हो वो एक फ्यूटाइल वर्क है, एक बेकार काम है। आपके पास अगर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम हो ना तो उसको बोलते हैं टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। मीनियल एक टर्म है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आगे एसएससी पूछ सकती है सिनोनिम में, तो मैंने उसका मीनिंग भी यहाँ पे लिख दिया। मीनियल वर्क का मतलब होता है अ वर्क दैट इज बोरिंग, मेक्स यू फील टायर्ड एंड इज गिवन अ लो सोशल वैल्यू। मतलब एक ऐसा काम जिसकी कोई अहमियत ना हो, जो बहुत बोरिंग हो, थका दे आपको, उसको मीनियल काम कहा जाता है। ठीक है, तो हैव बिगर फिश टू फ्राई का मतलब क्या होता है? जब आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य हो, बड़ा काम हो, जो आप छुट भैया काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेकार सा काम कर रहे हैं उसके अलावा। ठीक है, दैट इज वेयर द इडियम कम्स टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। अब मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखा है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखा है सोशल मीडिया का। अभी के टाइम पे प्रेजेंट जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है उसमें मैं भी आता हूं शायद। हम लोग सोशल मीडिया के वर्ल्ड को और रियल वर्ल्ड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। हमें ऐसा लगता है कि अगर मेरी सोशल मीडिया में फैन फॉलोइंग बहुत है, या अगर मैं सोशल मीडिया में किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो मैं बड़ा काबिल इंसान हूं। पर ऐसा नहीं है। आप हम लोग जब सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि रियल वर्ल्ड वो नहीं है। वी हैव बिगर फिश टू फ्राई। हमारे पास और भी बहुत बड़े बड़े काम है जीवन में करने को, समाज को में कंट्रीब्यूट करने को, अपना करियर बनाने को, फैमिली की देखभाल करने को। ये सोशल मीडिया की दुनिया बहुत छोटी है उसके सामने, है ना। इसलिए जब भी अब से आप सोशल मीडिया यूज करेंगे इस बात का ध्यान रखना, वी हैव बिगर फिश टू फ्राई। कीवर्ड क्या है? बिगर। उम्मीद करता हूं मैंने इतना टाइम दिया तो आपको ये वर्ड मैं याद करवा पाया हूं। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या लिखा है? ब्रेक अ लेग। ये भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। कहां आया था? ये तो हाल फिलहाल में ही मैंने जो ईडीएम कवर किया था उसमें ब्रेक अ लेग आया था। इनफैक्ट मैंने जो 4 वीडियोस आई थिंक मैंने ईडीएम के बनाए, उन 4 में से 3 वीडियो में जहां तक मुझे ध्यान है ब्रेक अ लेग आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? ब्रेक अ लेग का मतलब होता है विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस। किसी भी व्यक्ति को उसके परफॉर्मेंस के पहले ऑल द बेस्ट बोलना, ये बोलना कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो, इसको ब्रेक अ लेग कहा जाता है। मतलब किसी को गुड लक विश करने को ब्रेक अ लेग कहता है। अब आपके दिमाग में ये एक सवाल आएगा कि ब्रेक अ लेग का लिटरल अगर मैं हिंदी मतलब देखो तो होता है पैर तोड़ लो। पैर तोड़ लो किस हिसाब से किसी को गुड लक बोलने का तरीका है? यहीं से आता है कि ये इडियम आया क्या है, स्टोरी क्या है इसके पीछे की। अगर आप स्टोरी समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। स्टोरी समझना। लिखा है इन एंशिएंट ग्रीस, पुराने जो प्राचीन जो ग्रीस था उसमें ऑडियंसेस वुड स्टॉम्प देयर फीट इंस्टेड ऑफ क्लैपिंग टू शो अप्रिसिएशन। अभी जैसे कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो हम लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं ना। पुरानी ग्रीस में ऑडियंस अपने पांव पटकते थे। दे यूज्ड टू स्टॉम्प देयर फीट। ठीक है, वो लोग पांव पटकते थे अप्रिसिएशन शो करने के लिए। सो इफ दे स्टॉम्प्ड लॉन्ग इनफ दे माइट ब्रेक अ लेग।
तो अगर वो ज्यादा पैर पटकेंगे तो उनके पांव टूट जाएंगे। वहीं से इडियम बनकर आया ब्रेक अ लेग, मतलब भाई तुम इतना अच्छा परफॉर्म करना कि सबके पांव तोड़ देना। पांव तोड़ देना मतलब तुम्हारे लिए इतनी तालियां बजनी चाहिए, जो कि ग्रीस में तालियां नहीं पांव पटकने को तालियां कहते हैं, तो इतने पांव पटकाने चाहिए तुम्हारे लिए कि सबके पांव टूट जाए। अभी आपको आई थिंक वो आपने स्टोरी बना ली होगी दिमाग में और आप कभी इसको नहीं भूलोगे। सो ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक लड़की है जिसके पांव टूटे हुए, इसने भी किसी का परफॉर्मेंस देख के पैर पटका होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं याद हो गया ये इडियम भी। आगे बढ़ेंगे। लिखा है टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, किसी दुकान से कुछ चुराना। अब ये क्या फॉर्मेट है? ये फॉर्मेट है कि आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आपसे पूछा है इसके लिए कौन सा सटीक ईडियम आएगा। हमारे पास 4 ईडियम है, हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा इस मीनिंग को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो अब मेरे पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यही आगे चल के क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं चारों ईडियम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप बस आराम से सुनते जाओ। सबसे पहला है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये कोई खास ईडियम भी नहीं है एक्चुअली। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब आप समझते हो कि एक सुनहरा मौका। ठीक है, किसी चीज को पाने का सुनहरा मौका, उसको बोलते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जैसे आपके पास अगर अच्छी खासी वैकेंसी आती है एसएससी एग्जाम्स में, तो आपके पास हर साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कुछ अच्छा करो जीवन में, आपके पास एक सुनहरा मौका होता है। तो ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने लायक नहीं है, लोग बचपन से ये इडियम बोलते आए। तो स्टील फ्रॉम अ शॉप जहां पे मैं कह रहा था, उसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, उसको हम लोग इडियोमेटिकली बोलते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको? 5 फिंगर डिस्काउंट। एज द नेम सजेस्ट, 5 फिंगर मतलब पांचों उंगलियां, पांचों उंगलियों से भर के डिस्काउंट। तुम्हें भर भर के डिस्काउंट मिलेगा। कब मिलेगा? जब तुम कहीं से चोरी कर लोगे। तो 5 फिंगर डिस्काउंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चोरी करना। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे होगे कि ये बंदा जो है, ये आज आसपास इसने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर इसने जो भी शराब की बोतल थी इसने अपने जैकेट में डाल दिया। इसको बोला जाता है 5 फिंगर डिस्काउंट। तो 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब क्या है? साधारण भाषा में चोरी करना। अब ये कॉमन सेंस है और नाम भी वैसा ही है कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। इडियम 5 फिंगर डिस्काउंट likely stems from the idea that individuals use their 5 fingers to quickly take something without paying for it। पांचों उंगलियों का इस्तेमाल करके आप कहीं से कुछ चुराते हो, इसलिए उसको 5 फिंगर कहा जाता है। याद हो गया? 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब 100% डिस्काउंट कब होगा? जब तुम कोई चीज चोरी कर लो। ठीक है, ऐसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दिमाग में बैठेगा आपके, खाली सुनते जाना ध्यान से। आगे बढ़ेंगे। एक और ऑप्शन था ब्लैक शीप। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ ब्लैक शीप? बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ब्लैक शीप is an idiom that refers to a person who is different from the rest of a group, especially a family member who doesn't fit in। ब्लैक शीप हम लोग एक ऐसे किस्म के व्यक्ति को कहते हैं जो अपने ग्रुप से अलग होता है, अपने परिवार से अलग होता है। अलग होने का क्या मतलब है? अलग होने का मतलब है कि परिवार में सारे सज्जन हैं और वो एक एकदम से कमीना टाइप का इंसान है। इसको ब्लैक शीप कहते हैं। ये एक नेगेटिव फील का इडियम है। ठीक है, आप अगर किसी को ब्लैक शीप बोलोगे तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बेइज्जती कर रहे हो आप उसकी, क्योंकि आप कह रहे हो कि तुम अपने ग्रुप से, अपने परिवार से डिफरेंट हो। तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे परिवार में सभी सज्जन व्यक्ति हैं, तुम उसमें से दुर्जन हो, तो तुम एक ब्लैक शीप हो। ठीक है, तो क्या लिखा है? इट कैन ऑल्सो रेफर टू समवन हु हैज डन समथिंग बैड दैट ब्रिंग्स शेम टू देयर फैमिली। ये आप एक ऐसे इंसान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे उसके परिवार को शर्मिंदगी हो, उसको ब्लैक शीप कहा जाता है। ठीक है, अब कहां से बनकर आया इडियम, वो भी अगर जान लेंगे तो इडियम याद रह जाएगा हमें। लिखा है द टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट ब्लैक शीप आर रेयर इन अ फ्लॉक ऑफ व्हाइट शीप। व्हाइट शीप का जो फ्लॉक होता है ना, मतलब जो झुंड होता है भेड़ों का, सफेद भेड़ों का, उनके झुंड में अगर कोई काला भेड़ आ जाए तो वो एक तो आसानी से दिख जाएगा, दूसरा वो बड़ा वर्थलेस होता है क्योंकि उससे जो उसके रेशे निकलते हैं ना, जिससे हम लोग उसको ऊन बोलते हैं, तो ये जो उसके रेशे निकलते हैं उसको डाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लैक रेशे से आप कुछ नहीं बना सकते। व्हाइट रेशे को आप डिफरेंट कलर में डाई कर सकते हो। इसका मतलब ब्लैक शीप बड़ा वर्थलेस किस्म का इंसान होता है, एक ऐसा इंसान जो बेकार है, एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार से अलग है, उसको बोलते हैं ब्लैक शीप। अब अगर मैं रेफरेंस के लिए एक इमेज जो मैंने यूज किया उसको एक्सप्लेन करूं, ये मूवी है सरकार, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना, बड़ी तगड़ी मूवी है। सरकार मूवी में अमिताभ बच्चन के 2 बेटे होते हैं, एक होता है अभिषेक बच्चन, एक होता है केके मेनन। ये जो केके मेनन का कैरेक्टर है, ये सरकार के नाम पे एक धब्बा है, उनके परिवार के नाम पर एक धब्बा है। सरकार का बहुत सम्मान है पूरे के पूरे महाराष्ट्र में, और ये उनका सम्मान डुबाने के पीछे पुरजोर पड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं ब्लैक शीप, अच्छे परिवार का नकारा व्यक्ति। उम्मीद करता हूं क्लियर है।
आगे बढ़ेंगे, ग्रीन थंब। ग्रीन थंब किसे कहा जाता है, ये idiom मैंने पहले कवर किया है वीडियो में। ग्रीन थंब मतलब अ पर्सन विथ अ ग्रीन थंब लाइक्स प्लांट्स एंड इज गुड एट मेकिंग देम ग्रो वेल। एक व्यक्ति, अगर आप किसी को कह रहे हो कि इसका ग्रीन थंब है, इसका मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको प्लांटिंग में बड़ी दिलचस्पी है, बहुत इंटरेस्ट है, वो पेड़ पौधों का बहुत ख्याल रखता है, पेड़ पौधे उगाने आते हैं उसको, वैसे इंसान को ग्रीन थंब कहते हैं। अब जैसे इमेज अगर आपने देख लिया तो आपके दिमाग से अब ये हटेगा नहीं, ये थंब से देखो पेड़ पौधे निकले हुए, कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है। ग्रीन वर्ड को ग्रीनरी वर्ड से याद रखना, जिसका अंगूठा ग्रीनरी से भरा हो, जिसका मतलब है जो पेड़ पौधों का शौकीन हो, वैसे इंसान को ग्रीन थंब कहा जाता है। तो यहां पे हमने 4 इडियम याद किए। पहला था गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका, 5 फिंगर डिस्काउंट, फ्री में किसी चीज को चुरा लेना, ब्लैक शीप, कुख्यात व्यक्ति, और ग्रीन थंब जिसको इंटरेस्ट हो बहुत पेड़ पौधों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। फातिमा was at her wits end trying to decide on a serene place। serene का मतलब होता है शांत, नहीं पता है तो नोट कर लेना, एसएससी ने पहले सिनोनिम में पूछा है। For spending the holidays in, फातिमा जो है she was at her wits end, वो डिसाइड कर रही थी कि वो कौन से शांत जगह जाएगी हॉलीडे मनाने के लिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था। At her wits end का मतलब क्या होता है, अगर आप एक वर्ड में मतलब समझना चाहो तो कंफ्यूज्ड को बोलते हैं at your wits end। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। सो वरीड, कंफ्यूज्ड और अनॉयड दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत चिंतित है, परेशान है, चिढ़ा हुआ है, क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या करना है, उसको बोलते हैं एट वंस विट्स एंड। याद करने का तरीका, विट का मतलब होता है समझ, एंड का मतलब होता है अंत। जब आपकी समझ की अंत हो जाए, विच मीन्स अब आपको समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या करना, उसको कहते हैं एट वंस विट्स एंड। बहुत बार रिपीटेड है। आगे बढ़ेंगे, ऑन द बॉल। मीनिंग क्या है इसका, देखो ये बच्ची को देख रहे हो, इस तरीके से आपको एक गोल बॉल पे चढ़ा दिया जाए और इस बॉल को रोल कर दिया जाए, क्या आप निश्चिंत से रह पाओगे? नहीं, आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, मतलब काम करते रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा। ऑन द बॉल का यही मतलब होता है। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। लिखा हुआ है कि आपको हर एक गतिविधि के ऊपर बहुत ध्यान रखना है और साथ ही साथ में आपको रिएक्ट भी करते चलना है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बॉल। जैसे अब देखो बहुत सारे, अभी चूंकि अगर आप एस्पिरेंट हो, अगर आप फिलहाल जॉब नहीं कर रहे, मैं मान के चल रहा हूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं और खास करके आम जनता को, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि एक गवर्नमेंट जॉब कभी कभी बहुत रूथलेस हो सकते हैं। रूथलेस का मतलब है कि बिल्कुल आराम नहीं और बहुत ज्यादा काम। जैसे कुछ बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका फील्ड में बहुत काम होता है, फॉर एग्जांपल आप डीआरआई चले जाओ, आप डीजीजीआई चले जाओ, आप सीबीआई चले जाओ, आप ईडी चले जाओ, आप आईबी चले जाओ। ये सारे डिपार्टमेंट्स में ना जो लोग पोस्टेड होते हैं, इनका कुछ सैटरडे संडे नहीं होता, ना इनकी ऐसे वाली छुट्टी होती है जैसे बाकी जॉब्स में छुट्टी होती है ना, कि 5 दिन काम किया 2 दिन छुट्टी, 6 दिन काम किया 1 दिन छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब कॉल आएगा जाना पड़ेगा, जितने घंटे का काम है वो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट के लोग दे आर ऑलवेज ऑन द बॉल। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बच्चा मुझे सुन रहा है जो सीजीएल का एस्पिरेंट है और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके, और आप इस बात को लेके कंफ्यूज हो कि मुझे पोस्ट प्रेफरेंस में ये सारी चीजें भरनी है नहीं भरनी, पहले जान लो अगर फील्ड का जॉब है तो उसमें छुट्टियां कम होती हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लो, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको आराम पसंद है, फील्ड का काम नहीं पसंद, तो ये सारे डिपार्टमेंट से थोड़ा बचना। ठीक है, क्योंकि इसमें तुरंत तो नहीं, शायद फर्स्ट पोस्टिंग में तो नहीं, पर तीसरी चौथी पोस्टिंग में आपको फील्ड में डाल देंगे और फिर बड़ी जुताई है भाई, मतलब बहुत खटाली जिसको कहते हैं ना, बहुत खटाली है। ठीक है, इसीलिए सबके मतलब की चीज नहीं है, थोड़ा सोच समझ के आपको डिपार्टमेंट डालना पड़ेगा। ओके, एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है, जब आप बिल्कुल अवेयर होते हो और आपके आसपास में क्या चल रहा है और आप बहुत क्विकली रिएक्ट करते हो, उसको बोलते हैं ऑन द बॉल। अभी जितने भी डिपार्टमेंट्स के मैंने नाम बोले, इसमें अगर आपका फील्ड जॉब है, यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन द बॉल। ठीक है, आप ऐसे आराम से लेट के नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं कर सकते, आपको तुरंत इन्फो मिलेगा, आपको तुरंत जाना पड़ेगा। सुनने में जितना एडवेंचरस लग रहा है, रियल लाइफ में ये उतना ही तकलीफ दे होता है। ठीक है, इसलिए फिल्मों से बाहर निकलना, सिंघम वाला इमेज मत रखना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। लिखा हुआ है, आई एम डैश अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस। लिखा है कि मैं बहुत डैश हूं कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए जॉब ऑफर या फिर मुझे फ्रीलांसिंग करते रहना चाहिए, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। तो मैं क्या हूं? ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑन द फेंस, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, अप इन आर्म्स एंड कटिंग कॉर्नर्स। चारों के चारों बड़े अच्छे इडियम्स हैं, रिपीटेड इडियम्स हैं, तो मैं चारों को एक्सप्लेन करूंगा।
पहले समझते हैं ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है। ऑन द फेंस का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड समथिंग। इफ यू आर अनेबल टू डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए, देन यू आर ऑन द फेंस। ठीक है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि आई एम ऑन द फेंस रिगार्डिंग माई डिसीजन टू बाय अ कार, तो मुझे कार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली आप कंफ्यूज के सेंस में इसको डाल सकते हो। जैसे ये आदमी फेंस पे चढ़ के बैठा है, अब इस तरफ आएगा तो कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, उस तरफ जाएगा तो कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, ये बीच में है, इसका मतलब वो फेंस में है। आमतौर पर अपने परिवार में आपने देखा ना, पापा और मम्मी में झगड़ा हो गया, अब आपको बोला जा रहा है कि कौन सही है, क्या बोलोगे कौन सही है, दोनों तरफ जुतियां पड़नी है आपको, तो आप क्या करते हो, यू आर ऑन द फेंस कि मेरे से मत पूछिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, यू आर ऑन द फेंस। ऑन द फेंस का मतलब अनेबल टू डिसाइड। ठीक है, अगला इडियम था लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। मीनिंग समझो, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, यहां कोल्ड का मतलब लिटरली ठंडा है। ठीक है, सोचो बहुत ठंडे मौसम में अगर कोई आपको बाहर ठंड में छोड़ दे और दरवाजा बंद कर ले कि रात भर बाहर रहना है, तो वो आपके साथ क्या कर रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, वो आपको भूल गया है। ठीक है, सो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है टू बी इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड और फॉरगॉटन। बेसिकली जब आपको कोई पीठ दिखा दे अपना, उसको बोलते हैं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। ठीक है, मदद करने से मना कर दे, हेल्पलेस छोड़ दे आपको, उसको बोलते हैं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लिखा हुआ इट कैन ऑल्सो मीन टू बी लेफ्ट इन अ बैड पोजीशन और टू नॉट रिसीव द सेम राइट्स और एडवांटेजेस एज अदर्स। इस इडियम का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब आपको कोई खराब परिस्थिति में छोड़ दे या आपके साथ गलत व्यवहार किया जाए। आप और आपका दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते हैं, आपके दोस्त को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, रोज एक गाड़ी जाती है उसको घर से उठाने और घर छोड़ने के लिए, और आपको एक प्रॉपर मतलब आपके टेबल पे पानी भी नहीं मिलता आपको, तो इसको कह सकते हैं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप एग्जांपल्स पढ़ लेना। पीडीएफ कहां मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम पे जाके क्यूइंग ऑफिशियल सर्च करना, आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जब भी मेरा वीडियो आता है 24 घंटे के अंदर अंदर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, आप वहां जाके पीडीएफ देख सकते हैं। ओके, एनीवेज, तो मैं बता रहा था लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब। अब मैंने यहां पे हार्दिक पांड्या की फोटो क्यों लगाई है, आईपीएल 2024 आप सबको याद है, मुझे भी याद है। आईपीएल 2024 में क्या हुआ था, हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम बदली थी और वो गुजरात को छोड़कर मुंबई में आ गया था। उसके बाद सबने इसके साथ भयंकर वाली दुश्मनी कर ली, सबने बहुत ह्यूमिलिएट किया, कुत्ते के साथ कंपेयर किया पूरे बीच ग्राउंड में, और सबने इसे ऐसे छोड़ दिया जैसे कि हार्दिक पांड्या एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडियन क्रिकेट में। सबने इसका साथ ऐसे छोड़ दिया जैसे कि हार्दिक पांड्या मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता, और फिर भाई साहब ने अपनी इंपॉर्टेंस जता दी अगले आने वाले 3-4 महीनों के अंदर। ठीक है, एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो उस वक्त इसके साथ क्या हो रहा था कि इसके दोस्त, इसके अच्छे जो कलीग थे, वो सब इसका साथ छोड़ रहे थे, इसको बोलते हैं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। उम्मीद करता हूं याद हो गया है आपको। आगे बढ़ेंगे, अप इन आर्म्स, ये वाला सीएचएसएल में भी पूछा गया है। ठीक है, और मैंने तब भी एक्सप्लेन किया था, वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है, देखो आर्म्स का मतलब यहां हथियार है, अप इन आर्म्स का मतलब है जब आप हथियार उठा लो। हथियार क्यों उठाओगे आप, जब आप किसी चीज के अगेंस्ट में विद्रोह करोगे। तो क्या लिखा हुआ है, द इडियम अप इन आर्म्स ओरिजिनेटेड इन द लेट 1500s एज अ रेफरेंस टू एन आर्म्ड रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, एक हथियार के साथ जो विद्रोह किया गया था उसके सपोर्ट में ये इडियम इस्तेमाल किया गया था। इट बिगैन टू बी यूज्ड फिगरेटिवली अराउंड 1700, 1700 ईस्वी के आसपास में इसको इडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। द इडियम मीन्स टू बी वेरी एंग्री एंड अपसेट अबाउट समथिंग। इसका मतलब क्या है, किसी चीज को लेके अगर आप में भयंकर नाराजगी है, आप बिल्कुल निराश हो किसी चीज को लेके और आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट में रोड पर उतर गए, धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं अप इन आर्म्स। जैसे ये फार्मर मूवमेंट था, याद होगा आपको, किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन के टाइम पे ऑलमोस्ट आधे किसान भारत के रास्ते पर उतरे हुए थे, इसको बोलते हैं अप इन आर्म्स। ठीक है, अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है, किसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना। जैसे ये तो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है और बहुत खूबसूरत हिस्सा है डेमोक्रेसी का, कि अगर आप किसी चीज से अग्री नहीं करते, अग्री विल बी द करेक्ट वर्ड, सो अगर आप किसी चीज से अग्री नहीं करते तो आप अपना डिसेंट जता सकते हैं। ठीक है, कैसे, प्रोटेस्ट करके, इसको बोलते हैं अप इन आर्म्स। मतलब बेसिकली प्रोटेस्ट करना, हथियार उठाना किसी के खिलाफ, लिटरली नहीं, हथियार मतलब है यहां पे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को उठाना, उसको बोलते हैं अप इन आर्म्स। आगे बढ़ेंगे, कटिंग कॉर्नर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ईडियम है। कटिंग कॉर्नर्स या कट कॉर्नर्स बोल लो, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट, चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स।
कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर के पास में एक रोड बनना था, जिस रोड की बड़ी ज्यादा जरूरत थी, 2 दिन के बाद सीएम का विजिट था, दो दिन और 2 रात मिला के एक रास्ता बन गया, जिसको बनाने में पहले 1 महीना कम पड़ रहा था, वो 2 रात में बन गया। सबने बोला वाह वाह क्या काम हुआ है। 4 दिन के बाद सीएम के विजिट होने के बाद वो रास्ता खुद ब खुद टूट गया, उसमें जितना भी अलकतरा यूज किया गया था वो बीच से फट गया। होता है ना ऐसा, इंडिया में तो बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर था ही एक्चुअली कट द कॉर्नर्स। कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है? एक वर्ड में अगर मैं हिंदी में बोलूं, जैसे तैसे काम करना। जैसे तैसे काम करने को कट कॉर्नर्स कहा जाता है। जब आप सस्ता देख के या जल्दी देख के जैसे तैसे काम करके निकल जाते हैं, आप क्वालिटी नहीं मेंटेन करते, आप स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करते, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स। ठीक है, जैसे तैसे काम करके निकल जाना। जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक रेफरेंस दिया था कि मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा जिसमें एक टीचर थे जो गलत एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, और उनका लॉजिक ये था कि सबसे तेज सबसे जल्दी मैं एनालाइज कर रहा हूं एरर्स को। मैंने तभी बोला था कि जल्दी करना इज नॉट द सोल्यूशन, सही करना इज द सोल्यूशन, है ना। जल्दी करके क्या फायदा होगा? इसका मतलब व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, ही वाज ट्राइंग टू कट कॉर्नर्स, मतलब जैसे तैसे करके बस मैं जल्दी पहुंचूं, तो इसको बोलते हैं कटिंग कॉर्नर्स। अब देखो, अगर आप इसको फिगर से एक समझना चाहते हो तो मान लेते हैं कि एक बंदा यहां था और उसको यहां पहुंचना था, तो यार रास्ते ऐसे ऐसे करके थे, ऐसे ऐसे करके थे रास्ते, है ना, ऐसे ऐसे करके जाना था। वो कैसा गया? एकदम डायगोनली भाग गया, वो कॉर्नर भाग गया वो। इसका मतलब ये उसने शॉर्टकट अपनाया। तो जब आप किसी चीज को लेके शॉर्टकट अपनाते हो, जैसे तैसे काम करते हो, क्योंकि आपको बस काम कर देना है फॉर द सेक ऑफ इट, इसको बोलते हैं कटिंग कॉर्नर्स। उम्मीद करता हूं क्लियर है ये। आगे बढ़ेंगे। बाइट द बुलेट काफी बार एग्जाम में आया है। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। किसी भी मुश्किल परिस्थिति को झेलना, पूरे साहस के साथ झेलना, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। अब मैं जो समझाने वाला हूं इसके बाद आप बाइट द बुलेट कभी नहीं बोलोगे, ध्यान से सुनो। बाइट द बुलेट मैं बता रहा हूं आया कहां से। इज एन इनफॉर्मल फ्रेज दैट मीन्स टू डू समथिंग अनप्लेजेंट और पेनफुल बिकॉज इट इज नेसेसरी इवन दो यू वुड लाइक टू अवॉइड इट। जब आप कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई काम करते हैं जो करना आपको नहीं पसंद, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको करना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, यहां पे इस बंदे को देख के क्या लग रहा है? पढ़कर खुश है क्या? बिल्कुल नहीं, पढ़कर कौन खुश होता है? पर पढ़ना पड़ता है ना। पढ़ना पड़ता है अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, परिवार चलाने के लिए पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब यह है यू हैव टू बाइट द बुलेट। तो जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे और फिर भी आप पढ़ रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, तो समझ जाना ये इडियम उस सिचुएशन में बिल्कुल सही लगेगा, जिसका मतलब होगा बाइट द बुलेट। उम्मीद करता हूं क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। अगला लिखा हुआ है केयर अ हैंग। नेक्स्ट इडियम क्या है? केयर अ हैंग। कीवर्ड क्या है? केयर। केयर का मतलब होता है किसी चीज के लिए अगर आप कंसर्न्ड हो, चिंतित हो किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं केयर अ हैंग। अब इसका मतलब क्या होता है केयर अ हैंग का? केयर अ हैंग का मतलब होता है शोइंग नो इंटरेस्ट। आई डोंट केयर अ हैंग अबाउट यू। अच्छा, इसी को अगर मैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, माफ कीजिएगा उसके लिए, पर चूंकि फिल्मों में यूज होता है इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। आपने बहुत बार सुना होगा आई डोंट केयर अ डैम अबाउट हिम। सो ये जो केयर अ डैम है ना, डैम को हैंग के साथ रिप्लेस कर दो, फॉर्मल हो गया। केयर अ हैंग मतलब केयर अ डैम, विच मीन्स मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको बोलते हैं केयर अ हैंग। अब देखो, एक्चुअली जो इडियम है वो है नॉट केयर अ हैंग, राइट? नॉट केयर अ हैंग विच मीन्स मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्युटली। टू नॉट केयर इन द स्लाइटेस्ट अबाउट समथिंग और समवन, और टू अटैच नो इंपॉर्टेंस टू समथिंग और समवन। किसी को कोई वैल्यू नहीं देना किसी चीज को, या किसी चीज को लेके कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको, उसको बोलते हैं केयर अ हैंग। यहां मैंने इमेज लगा रखी है ऋषभ पंत की, इंडिया के क्रिकेटर है, पहचानते होंगे आप अच्छे से। अब ऋषभ पंत की सबसे अच्छी और वही बात सबसे बुरी भी है कि ये सिचुएशन को नहीं खेलते, ये बॉल को खेलते हैं। विच मीन्स अगर ऐसा हुआ है कि 0 रन पे 4 विकेट है और ये उतरे ना, तो भी अगर गंदी बॉल है तो ये छक्का मारने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ही डज नॉट केयर अ हैंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ द मैच, वो अपना गेम खेलेगा। सो केयर अ हैंग का मतलब क्या होता है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। नॉट केयर हैंग मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना। आगे बढ़ेंगे। हिट द नेल ऑन द हेड, काफी बार रिपीटेड इडियम है। इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, प्रॉब्लम को मतलब फोकस करना प्रॉब्लम पे और उसको सॉर्ट आउट करना, इसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग। किसी प्रॉब्लम को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना, वहीं पर मारना कील में हथौड़े से जहां से वो और पेनिट्रेट करे,
मतलब एकदम सर पे मारना कील के, ताकि वो एकदम सही से पेनिट्रेट करे, विच मींस प्रॉब्लम को एग्जैक्ट जहां पे प्रॉब्लम सोल्यूशन निकाल सकता है वहीं पे हिट करना, इसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। मैंने एग्जांपल लगा रखा है यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, डीबीटी का। अब देखो ये बीजेपी के शासन में 2014 के बाद बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत कुछ होने को है, बहुत लोग डिसअपॉइंटेड है, बहुत लोग तारीफ करते हैं, मिक्स्ड रिएक्शन है। मैं ए पॉलिटिकल बात बता रहा हूँ। एक जो चीज बहुत अच्छी हुई है वो है डीबीटी, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसका मतलब यह है कि पहले क्या होता था कि अगर मान लो कि किसान को किसी योजना के तहत 100 रुपए मिलने हैं ना, तो किसान तक उसमें से 35-36 रुपए पहुंचते थे, बाकी सारे बिचौलिए खा जाते थे। ये डीबीटी क्या हुआ कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे पहुंचेंगे, बिचौलियों का स्कोप ही खत्म। ठीक है, मतलब यह है कि किसी तक कोई योजना पहुंचानी है तो मोटा मोटा, अब लूप होल्स तो हर स्कीम में होते हैं, पर मोटा मोटा ये हुआ है कि 100 के 100 रुपए किसान को मिल जाते हैं। एक खाता है उनका जनधन का, उस खाते में गवर्नमेंट पैसा डाल देती है। तो गवर्नमेंट ने ये जो बिचौलियों वाला प्रॉब्लम था इसको एग्जैक्टली फाइंड आउट किया, इसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। आगे बढ़ेंगे। द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। 4 इडियम है, फेस द म्यूजिक, मूव्ड हेवन एंड अर्थ, रन लाइक क्लॉकवर्क एंड ड्रू द लाइन। देखते हैं ट्राई वेरी हार्ड के लिए क्या इडियम है, इसके लिए इडियम है मूव हेवन एंड अर्थ। आपने सुना होगा धरती आसमान एक कर देना। धरती आसमान एक कर देना का मतलब है टू ट्राई अटमोस्ट, है ना, 100% ट्राई करना किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ, ट्राई वेरी हार्ड। जैसे आप अभी रिजल्ट के लिए ट्राई कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। अब देख लो और इसमें क्या इडियम्स थे। एक इडियम था फेस द म्यूजिक, काफी बार एग्जाम में पूछा है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है, देखो यहां ये स्पीकर वाले इंसान इसको थप्पड़ मार रहे हैं, क्यों, इसने कुछ गलत किया। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है तुमने जो गलती की है उसका जो परिणाम होगा वो परिणाम भुगतना। बी कन्फ्रंटेड विद द अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस मतलब परिणाम ऑफ वंस एक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। फॉर एग्जाम्पल वी वुड लेटर हैव टू फेस द म्यूजिक ओवर आवर बोल्ड मूव्स, मतलब अभी तो हम बड़े बोल्ड मूव्स ले रहे हैं, पर इसका वी विल हैव टू फेस द म्यूजिक। अभी अगर आप सीरियस नहीं हो अपने पढ़ाई को लेके, अभी आप बिल्कुल मजे आ रहे हैं जिंदगी के, सोशल मीडिया बहुत अच्छा चल रहा है, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा चल रहा है, 5 साल के बाद जब वो सिचुएशन आएगा जब घर में एक रोटी के साथ 2 ताने मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसका मतलब यह है कि अभी आप जो कर रहे हो यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक इन फ्यूचर, विच मीन्स आपको उसको झेलना पड़ेगा फ्यूचर में। तो अपने किए को झेलना, अपने कर्मा को झेलना, उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। आगे बढ़ेंगे, अगला है रैन लाइक क्लॉकवर्क। रैन लाइक क्लॉकवर्क का मतलब क्या होता है, देखो घड़ी में आपने एक बार बैटरी डाल के टाइम सेट कर दिया, क्या आपको बार बार टाइम सेट करना पड़ता है? हर घंटे में आपको बैटरी का टाइम सेट करना पड़ता है क्या, सॉरी घड़ी का टाइम सेट करना पड़ता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। सो क्लॉकवर्क यहाँ का कीवर्ड है। रन लाइक क्लॉकवर्क का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि एग्जैक्टली जैसे प्लान्ड है वैसे ही चल रही हो, बिना किसी परेशानी के, बहुत स्मूथ और बहुत इजीली चल रही हो, बहुत स्मूथली और बहुत इजीली, जैसे कि घड़ी चलती है। जैसे मैंने बोला, एक बार चाबी दे दी आपने, बैटरी लगा दिया उसमें, अब वो चलता रहेगा, खुद ब खुद चलेगा। इसको बोलते हैं रन लाइक क्लॉकवर्क। उम्मीद करता हूं याद हो गया है आपको, क्लॉकवर्क यहाँ का कीवर्ड है, याद कर लेना। सो रन लाइक क्लॉकवर्क का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत स्मूथ चल रही हो, जिसमें बीच में कोई ट्रबल नहीं आ रहा, राइट। अब मैंने यहाँ पे इमेजरी के लिए लगा रखा है रोहित शर्मा की तस्वीर को, समझा देता हूं क्यों मैं क्या रेफरेंस में बोल रहा हूं। अब देखो रोहित शर्मा बहुत अच्छे कैप्टन है, ये प्रूव हो चुका। अब सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी इनके कप्तानी में वो ये है कि चीजें पहले से फिक्स्ड होती है। ठीक है, चीजें पहले से फिक्स्ड होती हैं। ये बात महेंद्र सिंह धोनी के टाइम पे भी उतना ज्यादा नहीं था, विराट कोहली के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बहुत अनसर्टेन होते थे लोग कि अगला मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगली बैटिंग कौन करने आएगा, कौन कौन से बॉलर रहेंगे। मुझे ऐसा फील होता है कि रोहित शर्मा के कप्तानी में ये चीज बहुत अच्छी हुई है कि सबको सबका रोल पता है, सबको पहले से पता है, 1 महीने पहले से पता होता है सबको कि कौन कौन से बॉलर खेलने वाले हैं, कौन कौन से बैट्समैन खेलने वाले हैं। कोई सरप्राइजेस नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इसका मतलब चीजें अब ऑटोमेटेड मोड पे चल रही हैं, इट इज रनिंग लाइक अ क्लॉकवर्क। ठीक है, सो रन लाइक क्लॉकवर्क का मतलब होता है चीजें ऐसे ही जा रही हैं जैसे कि प्लान्ड है। ठीक है, उसको बोलते हैं रन लाइक क्लॉकवर्क। आप सुबह उठे, आपने कोई शेड्यूल सेट किया, पूरा दिन वैसा ही अच्छा गया, जैसे आपने शेड्यूल सेट किया था वैसे ही गया, इसको बोलते हैं रन लाइक क्लॉकवर्क। एक और इडियम था ऑप्शन में, ड्रॉ द लाइन। ये भी रिपीटेड इडियम में पूछा गया एग्जाम में। क्या मीनिंग होता है? ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है टू पुट अ लिमिट ऑन व्हाट विल यू डू और अलाउ टू हैपन, स्पेशली बिकॉज यू फील समथिंग इज रॉन्ग। देखो क्या होता है ना कि जब आप
किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या जब आप किसी परिवार में रहते हो, दोस्तों में रहते हो, तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं आपको, है ना। एज ए ह्यूमन बीइंग हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, तो हम कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं लाइफ में। पर ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसको लेके आप एक लाइन खींच देते हो कि ये नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके दोस्त बहुत क्लोज हो, हम लोग आप लोग बहुत मजाक करते हो एक दूसरे से, बहुत टांग खिंचाई करते हो एक दूसरे से, पर एक चीज सर्टेन है कि हम लोग फैमिली को लेके मतलब कभी कुछ बातें नहीं करेंगे। ना तुम मुझे मतलब गंदी गालियां दोगे मेरे परिवार को लेके, ना मैं तुम्हें गंदी गालियां दूंगा। आपने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है बीच में कि इस लाइन को नहीं क्रॉस करना, इसका मतलब आपने लिमिट सेट कर रखा है, ठीक है। जैसे पर्सनली अगर मैं बात करूं, तो मैं अपने बारे में अगर बोलूं, तो मैं ऑफिस में बहुत काम करता हूं और मतलब सब लोग खुश भी रहते हैं मेरे से, पर मैंने एक लिमिट सेट कर रखा है कि अगर मेरी छुट्टी एक्स टाइम पे होती है तो मैं उसके बाद ऑफिस में नहीं रुकूंगा, चाहे धरती फटे या आसमान गिरे, मैं उसके बाद ऑफिस में नहीं रुकूंगा। अगर मैं घर पर हूं तो मैं ऑफिस के कॉल नहीं उठाऊंगा। मेरे ऑफिस के टाइम पे आपसे मुझे जितना काम करवाना है आप करवा लो, पर अनलेस पुश कम्स टू शोव, ना मैं ऑफिस से आके ऑफिस की बातें करूंगा और ना ही सिर्फ उसके बाद मैं कभी बुलाने पे ऑफिस जाऊंगा, ठीक है। विच मीन्स मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है कि जो ऑफिस का टाइम है वो ऑफिस का टाइम है, पर जो मेरा टाइम है, मेरी फैमिली का टाइम है या मेरे पैशन का टाइम है, वो मेरा टाइम है, ठीक है। सो आई हैव ड्रॉन दैट लाइन। आपकी भी ऐसी कोई ना कोई लाइन होगी, आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो एक लिमिट सेट करना किसी चीज को लेके, उसको बोलते हैं ड्रॉ द लाइन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, जिसका मतलब होता है छिपा हुआ मतलब समझ लेना, टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड्स सजेस्ट, ठीक है। टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड्स, मतलब जो आप कहते हो ना, छिपा हुआ मतलब ढूंढ लेना। अभी जस्ट मैंने वो एग्जांपल दिया, जब मैंने अभी आपको बोला कि पर्सनली मैं घर आने के बाद ऑफिस का काम नहीं करता या घर आने के बाद मैं ऑफिस के कॉल नहीं उठाता, तो एक दिमाग में एक सवाल आता है कि सर ऑफिस में कैसे बोले ये बात, लोग तो ऑफेंड हो जाएंगे, लोग तो बुरा मान जाएंगे। तो मैंने क्या किया था कि मुझे कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं घर आया, मुझे कॉल आया, 2 बार 3 बार मैं कॉल रिसीव नहीं करता था, ठीक है। ऐसा 1-2 हफ्ते तक चला। अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया, अरे कल रात को कॉल किया तुमने उठाया नहीं, मैं बस मुस्कुरा देता था। धीरे धीरे करके उनको समझ आ गया कि ये घर जाके फोन नहीं उठाएगा, ना ही इसको घर जाने के बाद डिस्टर्ब करना, ये कोई काम नहीं करेगा, ऑफिस में सारा काम कर देगा। इसका मतलब दे रेड बिटवीन द लाइंस। मैंने ऐसे खुल के बोला नहीं कि मैं घर जाके फोन नहीं उठाऊंगा, पर वो समझ गया कि मैं घर जाके फोन नहीं उठाऊंगा। इसको बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस, टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड्स सजेस्ट। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है जंप द गन। इसका मतलब क्या होता है? जंप द गन का मतलब होता है टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। अब यार इसको ना सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुनते मत रहना, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, तभी समझ पाओगे, तभी सीख पाओगे, ठीक है। सुनने वाली चीज नहीं है, दिमाग लगाने वाली चीज है। मतलब मैं तेजी से बढ़ रहा हूं तो तुम मत तेजी से बढ़ने लगना मेरे साथ। जंप द गन का मतलब क्या है? टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, जिसका मतलब यह है कि किसी चीज को समय से पहले करना या बहुत ज्यादा क्विकली करना, बहुत ज्यादा जल्दी कर देना। टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ये जो वंदे भारत आया ना, जो भारत के हिसाब से बुलेट ट्रेन है, वो बहुत जल्दी आ गया। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को ये आर्ग्यूमेंट देते हुए सुना है कि अभी जो पुरानी ट्रेनें चल रही थी उसको ठीक करने ना करने के जगह पे एक नई ट्रेन लेके आ गए वंदे भारत। अरे पुरानी वाली को तो ठीक कर लो। अब हो सकता है आपके आर्ग्यूमेंट्स में वैलिडिटी हो सकता है नहीं हो, मैं कोई नहीं होता जज करने वाला, पर बहुत सारे लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि ये नहीं आना चाहिए था। पर्सनली मुझे लगता है ठीक है, मतलब हर चीज के ऊपर इतना लोड नहीं लेते जिंदगी में। आ गया तो बैठ जाओ यार, नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, पुरानी ट्रेन तो चली रही है, हर चीज में क्या झगड़ा करना। सो जंप द गन, बहुत सारे लोगों के हिसाब से मोदी जी के का जो गवर्नमेंट है, दे जंप द गन बाय इंट्रोड्यूसिंग वंदे भारत। उनके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जंप द गन का क्या मतलब है? गन बजने से पहले या गन चलने से पहले रेस में जंप कर जाना, विच मीन्स समय से पहले कोई स्टेप ले लेना, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर है। अगला है डाइम अ डजन। ये भी रिपीटेड ईडीएम में कई बार आया है। डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉमन है और अब स्पेशल नहीं रही, मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉमनली पाई जाती है, उसको बोलते हैं डाइम अ डजन। हम लोग एक कहावत कहते हैं ना हिंदी में कि कौड़ी के भाव है भाई, विच मीन्स कि अब हर जगह पे है। जैसे कि पीडीएफ, एक टाइम पहले पीडीएफ, एक टाइम मतलब आज से 8-10 साल पहले पीडीएफ बहुत बड़ी चीज होती थी। पता नहीं आप लोग रिलेट भी नहीं कर पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। जब मैं स्टूडेंट था आज से 8-10 साल पहले, तो हमारे लिए पीडीएफ बहुत बड़ी चीज होती थी कि मिलता ही नहीं था, क्योंकि स्मार्टफोन्स नहीं था। आप समझ सकते हैं रीजंस क्या क्या थे उसके। अभी के टाइम पे आप टेलीग्राम पे जाओ और किसका पीडीएफ चाहिए, आप बस सर्च करो, आपको हर चीज का पीडीएफ मिलेगा।
इसका मतलब है आप पीडीएफ इतने हैं और आपके फोन में पीडीएफ भरे पड़े हो, एक बार पलटो भी नहीं तुम खोल के उसको, इतने पीडीएफ होंगे। इसको बोलते हैं डायमा डजन, राइट। अब देख लो मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखा है। एक एक टर्म आजकल बड़ा फैंसी टर्म है, पॉडकास्ट, ठीक है, मतलब बेसिकली इंटरव्यूज जिन्होंने नहीं समझ में आता। सो पॉडकास्ट में क्या होता है, दो लोग बैठ के जीवन के बारे में या किसी चीज के बारे में बात करते हैं। मैं भी बहुत पॉडकास्ट सुनता हूँ, या मैं भी पहले बहुत पॉडकास्ट सुनता था, अपने स्टूडेंट्स को सुनवाता था, प्रमोट करता था, क्योंकि इससे इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अगर तुम इंग्लिश पॉडकास्ट सुनोगे ना तो इंग्लिश सुनने से इंग्लिश काफी इंप्रूव होता है। तो मैं पॉडकास्ट बहुत सुनता था। अब मेरी शिकायत ये है कि इतने पॉडकास्ट हैं और इतने बेकार बेकार पॉडकास्ट हैं, मतलब लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं इंटरव्यूज में जिसकी कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब गुड फॉर नथिंग लोगों को गेस्ट बुला के उनकी गुड फॉर नथिंग जिंदगी के बारे में मैं क्यों जानूं कि तुमने कॉलेज में किसका पांव तोड़ा था, क्या बेकार सवाल है। ऐसे कर रहे हैं लोग। और अब आप यूट्यूब पे जाके खाली पॉडकास्ट सर्च मारो, 1 लाख चैनल मिलेंगे। तो अब ये डायमंड डजन है यार, अब वो स्पेशल नहीं रह गया जो पॉडकास्ट के लिए मतलब लोग डेटा पैक भराते थे ना कि सुनना है कुछ, स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन लेते थे कि अच्छा पॉडकास्ट सुनेंगे। अब यार भतेरे हैं, इसको बोलते हैं डायमंड डजन। अगला लिखा हुआ है नो बडी इज अ फूल। फूल यहाँ का कीवर्ड है। नो बडी इज अ फूल, एज द नेम सजेस्ट, मतलब यह है कि कोई बेवकूफ नहीं है, विच मीन्स नॉट इजिली डिसीव्ड। The idiom nobody's fool means someone is wise, shrewd and cannot be easily deceived or taken advantage of. Nobody is a fool का मतलब कोई बेवकूफ थोड़ी है जो तुम कह रहे हो कि उसकी बातों पे भरोसा कर ले, कोई बेवकूफ थोड़ी है। इसको बोलते हैं nobody is a fool। आसान इडियम में, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, आगे बढ़ेंगे। द रिनाउंड पब्लिशर डिसाइडेड टू विड्रॉ बुक फ्रॉम द मार्केट। रिनाउंड जो पब्लिशर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो किताब उन्होंने लिखी थी उसको मार्केट से उठा लेंगे, मतलब वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था पर अब उन्हें बेचने का मन नहीं है। क्यों? नो वन वाज इंटरेस्टेड इन द बुक एज द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड वर डैश। कोई भी उस बुक में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो डैश थे। 4 ऑप्शन है, अंडर द रोज, हाई एंड माइटी, बिसाइड द मार्क, आउट ऑफ द वुड्स। देखते हैं चारों को। आंसर क्या है इसका? आंसर है बिसाइड द मार्क। उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे दे वर बिसाइड द मार्क। इस फिगर को ध्यान से देखो, मार्क कहां है, एरो कहां लगना था, यहां लग किधर रहा है, इधर इधर। जिसका मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज जो कि इररिलेवेंट है या फिर वो जो पॉइंट जिस पे डिस्कशन चल रहा है ना उसके ऊपर नहीं है, उसको बोलते हैं बिसाइड द मार्क। क्यों मैं कह रहा था पॉडकास्ट बेकार है, अभी मैं पिछले एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूं। अभी मैंने आपको बोला पॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई वेल कंप्लीस्ड पर्सन अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताता है, जब वो ये बताता है कि उसके लाइफ की लर्निंग्स क्या है, जहां पे सीरियस बातें होती हैं, जहां पे लाइफ के बारे में इन जनरल बातें होती हैं, ठीक है। मुझे क्या शिकायत है आजकल के पॉडकास्ट से कि उलूल जुलूल सवाल कर रहे हैं, आपको खाने में क्या पसंद है। भाई मैं क्या करूंगा जान के कि मनोज बाजपेयी खाने में क्या खाते हैं मुझे ये जानना है कि उनके एक्टिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे वो इतने अच्छी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लाइफ से उन्होंने क्या सीखा है। जिसका मतलब है जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना दे आर बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब है वो मार्क मिस कर रहे हैं। मार्क मिस करने का मतलब इररिलेवेंट सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इडियम्स है इसमें, अंडर द रोज पहले समझते हैं। अंडर द रोज का मतलब क्या होता है? अंडर द रोज मींस प्राइवेटली, कॉन्फिडेंशियली और इन सीक्रेट, किसी चीज को चोरी छुपे करना, उसको बोलते हैं अंडर द रोज। कहां से बनकर आया है ये लैटिन फ्रेज? सब रोजा से बनकर आया है, जिसका मतलब होता है पुराने जमाने में ना रोज, लैटिन में रोज एक सिंबल ऑफ सीक्रेसी होता था, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए रोज एक सिंबल होता था। तो अंडर द रोज का मतलब है गुलाब के बीच में। गुलाब के बीच में मतलब कोई सीक्रेट जिसको गुलाब ने छुपा रखा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अंडर द रोज। याद हो गया? आगे बढ़ेंगे। हाई एंड माइटी, देखो हाई मतलब होता है ऊंचा, माइटी मतलब होता है ताकतवर। हाई एंड माइटी इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स समवन हु इज एरोगेंट और बिहेव्स एज इफ दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत एरोगेंट हो, जिसका ये मानना हो कि मैं सबसे स्पेशल हूं या मैं जो बोलूंगा वही सही होगा, उसको बोलते हैं हाई एंड माइटी। आमतौर पर आपको ऑफिस में जो बॉस मिलेंगे, जो ऊपर लेवल के जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये एरोगेंस होता है। वो हाई एंड माइटी इडियम आप उनके लिए, मैं जनरली बोल रहा हूं, सबके लिए नहीं बोल रहा, हर कोई इंक्लूसिव नहीं है इसमें। हाई एंड माइटी आमतौर पर वैसे लोगों के लिए लगाते हैं जो घमंडी होते हैं, जिनका ये मानना होता है कि जो मैंने बोला वही सही है, इसको बोलते हैं हाई एंड माइटी, ठीक है। यहां लिखा है आई एम ऑलवेज राइट, ये वाला पिक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। याद कैसे रहेगा? माइट मतलब ताकत, माइटी मतलब ताकतवर, हाई एंड माइटी मैं सबसे ताकतवर हूं, ठीक है। यहां से इडियम याद कर लोगे। आगे बढ़ेंगे। आउट ऑफ वुड्स, देखो वुड्स यहां पे जंगल के लिए यूज किया जा रहा है, लकड़ी के लिए नहीं। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है डेंजर से बाहर होना, खतरे से बाहर होना। सोचो सोचो जरा, इस किस्म के खतरनाक जंगल में अगर तुम फंस जाओ एक रात के लिए सिर्फ, आपको नहीं लगता कि किसी जानवर के खाने या सांप के काटने से पहले हार्ट अटैक से हम मर जाएंगे? मैं तो एटलीस्ट मर जाऊंगा।
इतना डरपोक आदमी हूं मैं जंगल के मामले में। अब इतना घना जंगल अगर मैं फंस जाऊं यहां पर, तब तो डेफिनेटली जान की मतलब बाजी लगाऊंगा मैं। अब आउट ऑफ वुड्स मतलब इस जंगल से बाहर, इस जंगल से बाहर, तो इस जंगल को आप एक रिलेट कर लो डिफिकल्टी से। सो डिफिकल्टी के बाहर होना उसको बोलते हैं आउट ऑफ वुड्स, विच मीन्स किसी डेंजर से बाहर होना, किसी डिफिकल्टी से बाहर होना। अब जिन बच्चों का सीजीएल में 130 से लेके 135 के बीच में आ रहा है, अभी उन्हें बहुत ही दुख हो रहा होगा कि कट ऑफ क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जिन बच्चों का 160 प्लस आया है, दे आर आउट ऑफ द वुड्स, वो मुसीबत से बाहर है, वो तो डेफिनेटली कट ऑफ क्लियर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर किसके लिए यूज करते हैं, देख लो ना यार। वाटर मतलब पानी, फिश मतलब मछली। पानी से बाहर मछली कैसे होगी, खुश होगी क्या, डिसअपॉइंटेड, होमलेस, फ्रस्ट्रेटेड, अनकंफर्टेबल। आंसर है अनकंफर्टेबल। जल बिन मछली जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल छटपटाना, उसे बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर, जिसका मतलब होता है जल बिन मछली। अब शायद आपको नहीं पता होगा, या अगर पता है तो अच्छी बात है, कि चेन्नई 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए चेन्नई बैन हुआ था एज अ फ्रेंचाइजी। और उस वक्त पे धोनी आरपीएस के लिए खेलते थे, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स बोल के एक टीम थी जिसके लिए धोनी खेलते थे। उन 2 सालों में शायद ही धोनी कभी मैच के बीच में मुस्कुराते थे और बहुत अपसेट लगते थे। ठीक है, क्लियरली ये विजिबल था कि वो बहुत अनकंफर्टेबल थे उस फ्रेंचाइजी के साथ, और वो बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे थे सीएसके को। और जब सीएसके वापस आई 2018, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 में, तो धोनी ने अनाउंसमेंट जब हुआ था इसका, तो धोनी बहुत रोए थे और वो सबके सामने रोए थे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि दूसरे फ्रेंचाइजी से खेलते हुए धोनी वाज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, विच मींस ही वाज वेरी अनकंफर्टेबल। आगे बढ़ेंगे। लिखा है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड। जब तुम्हें जीवन नींबू पकड़ाए ना, तो उसका नींबू पानी बना लो। बहुत अच्छा आइडिया है, जिसका मतलब यह है कि अगर खराब सिचुएशन भी आए ना, तो उससे बेस्ट देखो क्या हो सकता है। अगर जिंदगी में कभी सफर कर रहे हो, खराब सिचुएशन है, तो उस खराब सिचुएशन से भी क्या हो सकता है, क्या अच्छा निकल सकता है, हमेशा उस पर फोकस करिए। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि अगर दूध फट जाए तो रो मत, पनीर बना लो। इसको बोलते हैं व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड। अब यहाँ पे जिस शख्स का मैंने फोटो लगा रखा है, आपने इनको, जो आजकल जो नए बच्चे हैं जो क्रिकेट देख रहे हैं, आप लोग इनको एज अ कमेंटेटर पहचानते होंगे, एज अ यूट्यूबर पहचानते होंगे। इनका नाम आकाश चोपड़ा है। मैं इनको पहचानता हूं एज अ क्रिकेटर, एज अ वेरी एकम्प्लिस्ड इंडियन डोमेस्टिक बैट्समैन। डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी में काफी सालों तक ये खेले थे, चैंपियन टीम दिल्ली के कप्तान भी रहे थे ये, उसके बाद ये राजस्थान के भी कप्तान रहे, और बहुत ही अच्छे टेक्निकल साउंड बैट्समैन थे, टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन थे। पर ये ना पैदा गलत दौर में हुए। ये वो दौर था जब जब मैं बात कर रहा हूं ये 2003-2004 की। तब इंडिया टीम में सहवाग थे, तब इंडिया टीम में गंभीर थे, तब इंडिया टीम में वसीम जाफर थे, और 1-2 सालों के बाद एक और नया लड़का आ गया था धवन नाम का। तो ना इतने तगड़े तगड़े ओपनर्स थे कि इनको, जो कि दिल्ली का लड़का था आकाश चोपड़ा, और पूरी जिंदगी इन्होंने दिल्ली से खेला, इनको अपनी टीम दिल्ली छोड़नी पड़ी, जिसके वो पूर्व कप्तान भी थे, क्योंकि उनको टीम में ही जगह नहीं बन रहा था। तो इंडियन टीम का तो छोड़ ही दो। इसका मतलब ये है कि ये अच्छे क्रिकेटर थे, पर गलत दौर में पैदा हो गए, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल ज्यादा खेल नहीं पाए। 4 या 5 मैच आई थिंक खेले होंगे उसके अलावा। और जिन्हें नहीं पता, इन्होंने आईपीएल भी खेला है, 2008 का जो इनॉग्रेल आईपीएल था वो भी इन्होंने खेला था केकेआर से। पर हुआ क्या कि इनका करियर बहुत शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये एक तो बहुत स्लो खेलते थे, और जैसे मैंने बोला गलत दौर में पैदा हुए थे। तो अब चूंकि इतना क्रिकेट खेला है और फिर क्रिकेट में कुछ हो नहीं पा रहा, तो अल्टरनेट करियर क्या है भाई, अब क्या करें, अब तो कुछ हो नहीं सकता। इन्होंने कमेंट्री स्टार्ट करी, और अभी के टाइम पे, हालांकि मैं इनकी कमेंट्री का फैन नहीं हूं, पर अभी के टाइम पे ये हिंदी में काफी एकम्प्लिस्ड कमेंटेटर है। अब देखो इनके साथ गलत हुआ ना, तुम सोचो तुम जिंदगी भर क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट ही तुम्हारा रिलीजन है, उसके बाद तुम्हें क्रिकेट से ही बाहर कर दिया जाए, तुम तो डिप्रेशन में चले जाओगे। पर इन्होंने, ये डिप्रेशन में नहीं गए, इन्होंने क्या किया, जीवन ने इनको नींबू दिया, इन्होंने उसका नींबू पानी बना लिया। विच मीन्स ये अब जितना नाम इन्होंने एज अ क्रिकेटर नहीं कमाया होगा, उतना नाम ये एज अ कमेंटेटर और साथ ही साथ में एज अ यूट्यूबर कमा रहे हैं। राइट, इसका मतलब यह है कि ये इडियम इन पे परफेक्ट बैठता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। बैड पैच। बैड पैच मतलब खराब दौर। आसान इडियम है यार, ज्यादा टाइम क्या दूं मैं।
खराब दौर, ठीक है। कीवर्ड क्या है? बैड। पैच मतलब होता है क्या कहते हैं हिंदी में पैच? भूल गया यार, कमेंट से बता देना पैच को हिंदी में क्या कहते हैं, भूल गया मैं। एनीवेज, तो बैड पैच का मतलब होता है खराब दौर, ठीक है। तो क्या है मीनिंग? अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। वो दौर जब आप बहुत परेशानियों से जूझ रहे हो उसको बैड पैच कहा जाता है। जैसे कि ये बाबर आजम है, राइट। बाबर आजम का बहुत खराब दौर चल रहा है, इन्हें इनकी टीम से की कप्तानी छोड़नी पड़ी और इन्हें साथ ही साथ में अब टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। मतलब पाकिस्तान के कप्तान है, पाकिस्तान के आर्ग्यूएबली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एवर पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड, वैसे वाले प्लेयर अब ड्रॉप हो चुके हैं। इसका मतलब खराब दौर चल रहा है, तो इनका ये बैड पैच चल रहा है। साथ ही साथ में एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं, अगर किसी का बहुत अच्छा दौर चल रहा है तो उसको पर्पल पैच कहा जाता है। नोट कर लेना कॉपी पे, इसको पर्पल पैच कहते हैं। जैसे अगर कोई ऐसा क्रिकेटर है जो बहुत अच्छा दौर उसका चल रहा है, या अगर कोई ऐसा फिल्म स्टार है जिसकी सारी फिल्में हिट हो रही हैं, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो हर इलेक्शन जीत रहा है, तो ये उसका पर्पल पैच चल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं पर्पल पैच। उल्टा क्या होता है? बैड पैच। दोनों याद रखना, पैच से था तो मैंने बता दिया। अगला है टर्न अ डेफ ईयर टू। डेफ का मतलब क्या होता है? कीवर्ड क्या है? डेफ है। डेफ का मतलब होता है बहरा, जिसे सुनाई न दे। टर्न अ डेफ ईयर मतलब वो कान आगे करना जिस कान से सुनाई नहीं दे रहा हो। मान लो मेरे एक कान से मुझे सुनाई नहीं देता, आप मुझे कुछ कह रहे हो और मैं आपकी तरफ वही कान कर रहा हूं जिससे मुझे सुनाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है भाई? मैं सुनना नहीं चाहता, राइट। विच मीन्स मैं आपको डिसरिगार्ड करना चाहता हूं, मैं आपको इग्नोर करना चाहता हूं, मैं आपको अवॉइड करना चाहता हूं। उन सब के लिए मैं ये इडियम लगा सकता हूं। यहां देख लो, एक रियल सोसाइटी का इमेज है कि ये इंसान बेचारा इससे कुछ कह रहा है चीख चीख के, इसने अपने कान में नोट डाल रखे हैं, है ना। आप गवर्नमेंट के सामने रो रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दो, आपके मेडिकल सिस्टम ठीक कर दो, पर गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनीज पैसा दे रही हैं। वो क्यों ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद करवाए या क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सुविधा बढ़ाए, वरना प्राइवेट में कौन जाएगा, है ना। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक कान जो है वो वाला कान आगे किया हुआ जिससे उनको सुनाई नहीं आती, क्योंकि वो इग्नोर करना चाहते हैं, वो अवॉइड करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वाज अ स्ट्रेट शूटर। स्ट्रेट शूटर, सोचो मीनिंग क्या होगा स्ट्रेट शूटर का, पॉज करके ट्राई कर लेना। स्ट्रेट शूटर का मतलब है कि इधर उधर निशाना नहीं लगा रहे, एकदम सीधा निशाना लगा रहे। विच मीन्स ये है कि एक ऐसा इंसान जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जिसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है कैंडिड। एक ऐसा इंसान जो बहुत कैंडिड हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता हो उसे, उसको बोलते हैं स्ट्रेट शूटर। जैसे आप इनको पहचानते होंगे, पंचायत सीरीज अगर आपने देखा है तो उसमें देखा ही होगा। नीना गुप्ता नाम है इनका, बहुत एकम्प्लिस्ड एक्टर है, एक्ट्रेस है ये। सो नीना जी के बारे में ये बहुत फेमस है कि इनके मुंह में फिल्टर नहीं है, विच मीन्स के ये कोई चीज घुमा फिरा कर नहीं बोलती, जो होता है मुंह पे बोलती है। इसके लिए एक और इडियम होता है ना, कॉल स्पेड अ स्पेड, वही वाला है कि स्ट्रेट शूटर है, जो महसूस करेंगे वो बोल देंगे। अगर आप इनको लग रहा है कि तुम बेवकूफ हो तो कह देंगे भाई तुम बेवकूफ हो, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट शूटर। उम्मीद करता हूं क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। वंस इन अ ब्लू मून, पढ़ाना भी बुरी बात है भाई, से इतनी बार एग्जाम में आ चुका। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभार। बार बार ये एग्जांपल देता हूं। महेंद्र सिंह धोनी आपको नहीं दिखेंगे आईपीएल के अलावा कहीं पे, जब तक इनको पैसे ना मिले। ऐड करना हो तो ये आते हैं, वरना ये अपने फार्म हाउस में खेती करते हैं, बड़े चिल्ड इंसान है, ठीक है। तो वंस इन अ ब्लू मून आपको कहीं कभार दिख जाएंगे टीवी पे, वरना ये दिखते ही नहीं है, जिसका मतलब है नॉट वेरी ऑफन, कभी कभार। अगला लिखा हुआ है थ्रू थिक एंड थिन। अगेन बहुत आसान इडियम है। थ्रू थिक एंड थिन मतलब जो आपके बुरे वक्त में और आपके अच्छे वक्त में आपका साथ दे, हर मोमेंट में आपका साथ दे। ऑप्शन नंबर 2, अंडर ऑल कंडीशंस, नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, ठीक है। अगला है कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मीनिंग समझ लो। लिखा है क्या? इन दोज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज। उन दिनों में हम लग्जरीज की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वी वर थैंकफुल इफ वी कुड कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। हम लोग अपने दरवाजे से अगर वुल्फ को दूर रख सकते तो हम समझ जाते कि हम अच्छी स्थिति में है। विच मीन्स कि अगर हम लोग भूख को अवॉइड कर देते, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है भूख को अवॉइड करना, अवॉइड स्टार्वेशन, ठीक है। स्टार्वेशन मतलब होता है भूख। जैसे यहाँ पे मैंने एक मीम लगा रखा है, मैं गरीब हूं, आपने देखा होगा ये मीम। बहुत सारे होते हैं ना कि अरे आपसे उन्होंने कर्जा ले लिया, आप जब मांगने जाओ बोला मैं तो बहुत गरीब हूं भाई, खाने के लाले हैं मेरे जैसे तैसे काम चल रहा है बस। ये जो जैसे तैसे काम चल रहा है बोलते हैं हिंदी में ना, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, ठीक है। एक बार मीनिंग देख लो।
It means to have or earn enough money to afford the necessities of life such as food and clothing and to avoid starvation or poverty. किसी तरीके से जैसे तैसे गरीबी से दूर रहना, उसको बोलते हैं keep the wolf from the door. आगे बढ़ेंगे. रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस. ये मैंने CHSL के इडियम्स में भी कवर किया था, वहां पे भी ये इडियम आया था. पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है मुंह लटक जाना, विच मीन्स निराश हो जाना. अरे किसकी फोटो लगा दी मैंने? इस टीम को पहचानते हो? ये टीम है RCB की. ये चेहरे आपको हर बार दिखेंगे, कई सालों से दिख रहे हैं, क्योंकि ये ट्रॉफी के बहुत नजदीक पहुंचते हैं. अच्छी टीम है, ट्रॉफी के नजदीक पहुंचते हैं, पर इनका लक शायद ऐसा है कि कभी जीत नहीं पाते. सो ये हमेशा लॉन्ग फेस पुल करते हैं, विच मीन्स ये हमेशा सैडेंड दिखते हैं. ठीक है, हर IPL के एंड में इनका एक ही एक्सप्रेशन होता है कि ये बहुत निराश है. अब RCB के जो बड़े डाई हार्ड फैन है वो नाराज मत हो जाना कि सर ये वाला बात क्यों बोला. मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा. मुझे भी पसंद है RCB, हालांकि मैं मतलब सपोर्टर नहीं हूं, पर मुझे पसंद है RCB विराट कोहली के लिए ऑब्वियसली. तो पर इनका ऐसा है कि हर IPL में इनके साथ यही होता है. दे ऑलवेज हैव टू पुल अ लॉन्ग फेस. पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब उन्हें हमेशा निराश होना पड़ता है. सो निराश होने को बोलते हैं पुल अ लॉन्ग फेस. ठीक है, मतलब निराश हो जाना, चेहरा बना लेना. अगला लिखा हुआ है टू ब्रिंग टू लाइट. किसी चीज को लाइट में लेके आना. कोई चीज अंधेरे में है, अंधेरे में तो छिपा हुआ है, उसको रोशनी में लेके आना, जिसका मतलब है उसको एक्सपोज करना, उसको डिस्क्लोज करना. मीडिया का काम क्या होता है? प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है टू ब्रिंग टॉपिक्स टू लाइट. चीजों के ऊपर रोशनी डालना, जो मुद्दे हैं समाज के उनको दुनिया के सामने लाना. हालांकि ये कर तो 0.0001% भी नहीं रहा है उसका, पर एनीवेज बना तो मीडिया इसी के लिए था. सो ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिस्क्लोज करना, किसी सीक्रेट को रिवील करना. ठीक है, याद हो गया कि अंधेरे में है तो छिपा हुआ है. ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग मतलब लाना, सो रोशनी में लाना, जिसका मतलब है किसी चीज को डिस्क्लोज करना, किसी चीज को रिवील करना. आगे बढ़ेंगे. कट कॉर्नर्स ऑलरेडी बता चुका, याद करो. किसी चीज को जैसे तैसे करना, कोई काम जैसे तैसे करना. डू समथिंग इन एन एक्सपेंसिव वे, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. अगला लिखा हुआ है इजी डज इट. कीवर्ड है इजी. इजी डज इट का इस्तेमाल आप कहां करते हैं? जहां पे आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि कोई काम आराम से करो और केयरफुली करो. किसी चीज को आराम से करो और केयरफुली करो. The idiom easy does it is an informal way to tell someone to move slowly and carefully, especially when moving something large or awkward. Easy does it एक informal way है किसी को ये कहने का कि जो भी काम तुम कर रहे हो उसे बहुत आराम से करो, धीरे धीरे करो, हड़बड़ी किसी बात की नहीं है. इसको बोलते हैं easy does it. एग्जाम्पल के लिए, that chest is heavy so easy does it. चेस्ट मतलब ये छाती वाला चेस्ट नहीं है, जहां पे जो बड़ा सा क्या कहते हैं उसे हिंदी में, जहां पे पैसे वगैरह रखे जाएं या महंगी चीजें जहां पे रखी जाएं, तो वो जो लोहा का बहुत बड़ी बड़ी तिजोरियां होती है ना, उन तिजोरियों को चेस्ट कहा जाता है. तिजोरी को बेसिकली चेस्ट कहते हैं. सो लिखा है कि तिजोरी बहुत भारी है, आराम से करो. तो किसी काम को आराम से करना. ठीक है, तुम्हारे हाथ में कांच का कुछ रखा है, तुम हड़बड़ा के नीचे रख लो, मगर अरे आराम से रखो ना, धीरे धीरे रखो, केयरफुली रखो. इसको बोलते हैं इजी डज इट. नेक्स्ट, आई थॉट साधना would always stick by me, but when I got into trouble, she turned out to be Aya and Dash. लिखा है कि मुझे लगा कि साधना हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन जब मैं परेशानी में आया वो डैश हो गई. 4 ऑप्शन है: ओपन सीक्रेट, व्हाइट एलिफेंट, फेयर वेदर फ्रेंड, हार्ड नट टू क्रैक. एक एक करके सारे एक्सप्लेनेशन समझते हैं. पहले आंसर देख लेते हैं. आंसर क्या है? फेयर वेदर फ्रेंड. मुझे लगता था साधना हमेशा मेरा साथ देगी, लेकिन जैसे ही मैं मुसीबत में आई मुझे पता चला शी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड. अब देखो यहाँ पे 2 वेदर है. एक वेदर ये है जहां बहुत बारिश हो रही है, बहुत हेवी रेनफॉल है, मतलब ये परेशानी वाला मौसम है. एक तरफ बहुत ग्रीनरी है, बहुत आराम से लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये अच्छा मौसम है. फेयर वेदर, वेदर मतलब मौसम, कीवर्ड क्या है? मौसम. फेयर वेदर मतलब अच्छा मौसम. अच्छे मौसम का साथी. ये लड़की को छोड़ के ये महिला भाग रही है. अब अगर यही लड़की इधर बैठी होती तो ये उसके साथ बैठी होती, जिसका मतलब है तुम जैसे मुसीबत में आए वो तुम्हें छोड़कर भाग गया या भाग गई. इसका मतलब वो तुम्हारे फेयर वेदर फ्रेंड है. हर ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं ना, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे दोस्त हैं, जिस दिन तुमने चाय पिलाने से मना कर दिया तुम घमंडी हो गए. ठीक है, इसका मतलब दे आर फेयर वेदर फ्रेंड. अगला था ओपन सीक्रेट. ओपन सीक्रेट क्या होता है? ओपन सीक्रेट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि सब जानते हैं, हालांकि उससे कॉन्फिडेंशियल रखना था. ऐसी कोई चीज जिसका विच वाज सपोज टू बी कॉन्फिडेंशियल, जो दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए थी लेकिन सबको पता है, इसको बोलते हैं ओपन सीक्रेट. जैसे हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हुआ. अब ये तो 2 लोगों के बीच में बहुत पर्सनल बात है,
पर डिवोर्स के एक दो महीने पहले र्यूमर उड़ गया था भाई, और डिवोर्स के एक दो महीने पहले लो क्लैरिफिकेशन मांगने लगे थे। इट वाज एन ओपन सीक्रेट, जिसका मतलब है ये पता नहीं चलना चाहिए था लोगों को, पर फिर भी पता चला, उसको बोलते हैं ओपन सीक्रेट। अब देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इन मोहतरमा ने इनको बोला, इन्होंने इनको बोला, इन्होंने इनको बोला, पर सब एक दूसरे को कह रहे हैं किसी को पता ना मत, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि ये अब ओपन सीक्रेट है। इट वाज सपोज्ड टू बी कॉन्फिडेंशियल, पर ऐसा है नहीं। आगे बढ़ेंगे, दो इडियम है व्हाइट एलिफेंट, ये मैंने इसमें कोई इमेज नहीं लगाया इसलिए क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सीएचएसएल वाले वीडियो में। व्हाइट एलिफेंट मतलब ऐसी कोई चीज जो कि बहुत महंगी है, उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मतलब वर्थलेस चीज, बेकार की चीज जो बहुत महंगी आई पर उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, उसको बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। हार्ड नेट टू क्रैक, एक ऐसा व्यक्ति जिसे समझना बहुत मुश्किल हो, या एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो। इन दोनों के लिए हार्ड नेट टू क्रैक यूज करते हैं। चूंकि मैं पहले ऑलरेडी कवर कर चुका हूं तो मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं दूंगा। आगे बढ़ेंगे, हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी पेनेलोप्स वेब, नया ईडियम है, मार्क कर लेना, आगे एग्जाम्स में आ सकता है। हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी पेनेलोप्स वेब। पेनेलोप्स वेब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन एंडलेस टास्क, एक ऐसा काम जो कि फ्यूटाइल हो, मतलब एक ऐसा काम जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले और आपको थका दे बिना बात का, उसको बोलते हैं पेनेलोप्स वेब। अब ये पेनेलोप का मतलब क्या होता है, कहानी है, सुन लो। लिखा है कि द इडियम पेनेलोप्स वेब मीन्स एन एंडलेस टास्क दैट सीम्स फ्यूटाइल। जैसा मैंने बोला, कभी ना खत्म होने वाला काम जो आपको बहुत बार बेकार लगता हो कि इसका कोई फायदा ही नहीं करके। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक मिथ ऑफ पेनेलोप द वाइफ ऑफ ओडिसिस। ओडिसिस एक जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसमें दो कैरेक्टर का नाम लिया गया है, एक है पेनेलोप जो कि पत्नी किसकी थी, ओडिसिस की। मिथ में ऐसा बताया गया था कि पेनेलोप जो है वो एक टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री मतलब कालीन जैसा ऐसे बुनने वाली चीज होती थी, कालीन के जैसे, तो वो एक टेपेस्ट्री बुनती रहती थी जब उसके पति जो थे वो 10 साल के लिए कहीं चले गए थे। She would unravel what she had woven each night and told the suitors who had gathered that she would not marry again until the work was finished. अब क्या हुआ कि पेनेलोप जो थी ना, वो हमेशा एक टेपेस्ट्री बुनती रहती थी। अब टेपेस्ट्री नहीं समझ सकते तो समझो इस तरीके से कि स्वेटर बुनती रहती थी, ठीक है। और उनका ये कहना था, क्योंकि उनके पति 10 साल के लिए कहीं चले गए थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनसे शादी करना चाहते थे, पेनेलोप से शादी करना चाहते थे। तो वो कहती थी कि जब तक मैं ये स्वेटर बुनना खत्म नहीं कर दूंगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। और वो करती क्या थी कि दिन भर उन्होंने जितना स्वेटर बुनाया ना, रात को जाके वो उस पूरे स्वेटर को फिर से खोल देती थी। जिसका मतलब ये तो काम कभी खत्म ही नहीं होगा, हर दिन वो स्वेटर बुनेगी, हर रात को फिर खोल देगी। जिसका मतलब ये है कि ये एंडलेस टास्क हो गया, ठीक है। सो ऐसा जो एंडलेस टास्क है ना, इसके लिए आप पेनेलोप्स वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहां पे इमेज लगाया है करंट अफेयर्स का। आपको बहुत बार करंट अफेयर्स पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि पेनेलोप्स वेब है, कि भाई कितना पढ़े, कब तक पढ़े, कब तक करंट अफेयर्स आएगा। जैसे इस सीजीएल का मैं पेपर देख रहा था, 2021 का एक करंट अफेयर्स पूछ दिया, मतलब 2024 में 2021 का करंट अफेयर्स पूछ रहा है। मतलब एसएससी को ऐसे साक्षात दंडवत प्रणाम है भाई, वो हिस्ट्री हो चुका है, आप उसको कैसे पूछ सकते हो करंट अफेयर्स बना के। इसका मतलब ये है कि ये पेनेलोप्स वेब है, करंट अफेयर्स के कितना पढ़े क्या पढ़े नहीं समझ आता। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रीचर ऑफ हैबिट। कीवर्ड क्या है, हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत। क्रीचर ऑफ हैबिट का मतलब है आदत से मजबूर इंसान, आदत से मजबूर इंसान, उसको बोलेंगे क्रीचर ऑफ हैबिट। लिखा हुआ है वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही काम एक ही तरीके से करता है, उसको बोलते हैं क्रीचर ऑफ हैबिट। यहाँ पे मैंने विराट कोहली की फोटो लगा रखी है, मुझे बहुत पसंद है विराट कोहली, पर मुझे एक चीज इनकी नहीं पसंद कि भाई ये गालियां बहुत देते हैं और ये इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये कई बार अपने टीममेट्स को गालियां दे देते हैं। मुझे दो एग्जांपल याद है। एक बार मुझे याद है कि इन्होंने युवराज सिंह को गालियां निकाली थी जब युवराज सिंह ने आईपीएल के मैच के दौरान युजवेंद्र चहल को 3 छक्के मारे थे और चौथे छक्के के अटेम्प्ट में वो आउट हो गए थे। आई थिंक वो तभी दिल्ली से खेल रहे थे, तो उसमें इन्होंने गालियां निकाली युवराज सिंह को। एक मुझे इवेंट याद है जहां पे इन्होंने आर अश्विन को गालियां निकाली। अब यार एक ही टीम में हो, आईपीएल खत्म हो जाएगा तुम तो फिर इंडियन टीम के लिए खेलोगे, पर ये इतना इन्वॉल्व हो जाना ठीक नहीं, इतनी गालियां निकालनी ठीक नहीं है, पर ये करते हैं। इसका मतलब ये क्रीचर ऑफ हैबिट है। क्रीचर ऑफ हैबिट का मतलब इनकी आदत है। अब हो सकता है इनसे इनको कुछ पंप मिलता हो और खेलने में मदद होती हो, कह नहीं सकते, बड़े लोग हैं। आगे बढ़ेंगे, हिट द रूफ। कई बार पूछा यार एसएससी ने। हिट द रूफ का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। टू हिट द रूफ का मतलब होता है टू बिकम वेरी एंग्री। अब सोचो ये जो चीचा है, ये चीचा बहुत ज्यादा नाराज है, दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा गुस्से में। अब ये इतने गुस्से में आए कि यहां से ये बिल्कुल उछल के जाके टकरा गए छत से, अपने रूम के छत से। इसको बोलते हैं हिट द रूफ, रूम के छत को हिट करना, जिसका मतलब ये है कि बिल्कुल क्या कर लेना, नाराज हो जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, उसको बोलते हैं हिट द रूफ। नेक्स्ट,
स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कीवर्ड क्या है? स्टार्ट। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच जिसका मतलब है फिर से शुरू करना, किसी चीज को जीरो से शुरू करना। टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, किसी चीज को एकदम शुरू से शुरू करना, उसको बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यार देखो, मेरा यह मानना है कि हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क आर नॉट द की टू सक्सेस। सब कहते हैं हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, मेरे हिसाब से नहीं है। स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस, हम उतने स्मार्ट हैं ही नहीं एक्चुअली। मेरे हिसाब से व्हाट इज द की टू सक्सेस? कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आपको जिंदगी में कुछ भी करना हुआ ना, केवल एक चीज है जो कि आपके पक्ष में आ सकती है, वो ये है कि आप कंसिस्टेंट है या नहीं। मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस मोमेंट आपने कंसिस्टेंसी छोड़ दी, मान लो आपका रूटीन था, आप 1.5-2 महीने से लगातार पढ़ रहे थे, 15-20 दिन के लिए किसी अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से आपकी पढ़ाई छूट गई, कंसिस्टेंसी आपकी रह गई, टूट गई, यू विल अगेन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, है ना। सो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एकदम जीरो से स्टार्ट करना, किसी चीज को बिल्कुल शुरू से शुरू करना। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। लिखा है रोशन, इट्स टाइम फॉर यू टू गिव योर स्पीच टू द होल स्कूल, विशिंग यू लक टू डू वेल। टू विश समबडी लक टू डू वेल, क्या बताया था? पैर पटकना। पैर पटकने से क्या होगा? पांव टूटेगा। ब्रेक अ लेग, बताया था ना आज ही के वीडियो में। आंसर क्या होगा? ब्रेक अ लेग। और भी 3 इडियम्स इसमें यूज थे, उन तीनों का मतलब समझ लेते हैं। लिखा है डाउन इन द डंप्स, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं इन इडियम्स को, इसलिए सीपीओ वाले में आई थिंक ये आया था, तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहा हूं। डाउन इन द डंप्स का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी, राइट। मतलब अगर आप निराश हो, नाराज हो, उसको बोलते हैं डाउन इन द डंप्स। अगला हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन मतलब होता है डेफिनेटली। जैसे कि जिस हिसाब से इंडियन टीम अभी T20 खेल रही है, अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट में 293 का स्कोर किया, तो हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट टीम है T20 की इंडिया की। ठीक है, हैंड्स डाउन का मतलब है डेफिनेटली। आप जब किसी चीज के लिए 100% श्योर रहते हो तो आप कहते हो हैंड्स डाउन, ये होगा ही होगा। हैंड्स डाउन का मतलब डेफिनेटली। अगला हाई फाइव, ये देख रहे हो, होता है ना ऐसे हम लोग दोस्तों में करते हैं ना हाई फाइव। हाई फाइव का मतलब होता है एक दूसरे से ऐसे तालियां लगाना, उसको बोलते हैं हाई फाइव। सो इट्स अ जेस्चर ऑफ सेलिब्रेशन। आसान इडियम थे, ज्यादा टाइम मैंने नहीं दिया। अगला है आई हैड हर्ड ऑफ अ हेनपेक्ड हस्बैंड एंड नाउ आई फेल्ट आई सॉ वन। मैंने सुना था हेनपेक्ड हस्बैंड्स के बारे में, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक देख भी लिया है। एक्चुअली हेनपेक्ड टर्म हस्बैंड्स के लिए यूज किया जाता है, और ये हेनपेक्ड पहले वन वर्ड में भी एसएससी ने पूछा है। मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से डरता हो, जोरू का गुलाम हो बेसिकली, उसको हेनपेक्ड कहा जाता है। ऑप्रेस्ड हस्बैंड मतलब दबा कुचला सा पति। ठीक है, अब यहां पे मैंने एक फोटो लगा रखी है, जरूरी नहीं है यही इंसान, आप किसी भी पति को यहां लगा दो, हालत उसकी वही होने वाली है। लिखा है मुझे मेरी बीवी से बचाओ। ये एक हेनपेक्ड हस्बैंड है जो कि अपनी पत्नी से बिल्कुल दबा कुचला है, अपनी पत्नी के से प्रताड़ित व्यक्ति है, इसको बोलते हैं हेनपेक्ड हस्बैंड। ठीक है, पत्नी से प्रताड़ित हर पति होता है। अगला है एट अ लो एब। देखो एब और फ्लो ये आपने पढ़ा होगा। जब कभी आप समंदर के जो लहरें होते हैं, जो टाइड्स होते हैं, उनको देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको एब कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को फ्लो कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ऊपर वाले को एब कहते हैं, नीचे वाले को फ्लो कहते हैं। एक बार चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है बोलते हुए। ठीक है, एनीवेज एट अ लो एब का मतलब क्या होता है? जब आपकी एनर्जी बहुत लो हो। कीवर्ड क्या है इसमें? कीवर्ड है इसका लो। एट अ लो एब का मतलब हो कि आप जब लाइफ में बिल्कुल नीचे लगे हैं, आप जब लाइफ में बहुत डाउन फील कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एट अ लो एब, इन अ डिप्रेस्ड और अ वीक स्टेट। याद है ये सुल्तान मूवी का ये सीन, जब रणदीप हुड्डा इन्हें कहते हैं सलमान खान को कि तू पहलवान हुआ करता था पर तू बुढ़ा हो गया, पेट आ गया तेरा, कुछ नहीं हो सकता, तू बस एक रोतलू पिता और पति है। और फिर ये जाते हैं आईने के सामने और रोते हैं, और उसके बाद ये आते हैं लड़ने को। ये जो स्टेट होता है ना, जब एक इंसान बिल्कुल टूटा हुआ है, एक वो स्टेट है जहां पे एक इंसान बहुत वल्नरेबल है, उसको लग रहा है कि मतलब अब इससे बुरा क्या हो सकता है जिंदगी में, इसको बोलते हैं एट अ लो एब। बेसिकली डिप्रेशन स्टेट में होना, उसको बोलते हैं एट अ लो एब। नेक्स्ट ऑफ एंड ऑन, पहले पढ़ा चुका हूं, रुक रुक कर। नाउ एंड देन, कोई चीज जो कि रेगुलर नहीं है, आप ऑफ एंड ऑन पढ़ाई करोगे तो उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा, जिसका मतलब है आप रुक रुक कर पढ़ाई करोगे तो उसका कुछ खास फायदा नहीं होगा। अगला लिखा हुआ है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, याद करो कोल्ड मतलब, अब देखो कीवर्ड कैसे काम करता है, तब मैंने आपको कोल्ड कीवर्ड पढ़ाया था, आपको अभी तुरंत चमका होगा। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब घर से बाहर ठंडी में छोड़ देना, जिसका मतलब है इग्नोर करना, टू बी इग्नोर्ड। याद आ रहा है? हार्दिक पांड्या का एग्जांपल दिया था।
अगला ब्रेक द आइस, यार पहले भी पढ़ा चुका हूं। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ अ मीटिंग और अ पार्टी। ये जो कभी कभी दो लोग जब पहली बार मिलते हैं तो उनके बीच में जब कभी ऑकवर्ड साइलेंस होता है ना, और उस ऑकवर्ड साइलेंस को ब्रेक करने के लिए लोग कैसे मतलब बात करते हैं कि मौसम अच्छा है ना आज का, तो यार वो मौसम की तारीफ नहीं कर रहा, ही इज ट्राइंग टू ब्रेक द आइस। वो जो एक बर्फ जमी है ना दो लोगों के बीच में जिसकी वजह से कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा, वो उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। आप अगर एग्जांपल पे देखोगे तो मुझे इस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा फेमस गाना है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है, शादी में जरूर आना, आई थिंक इसका नाम था। तो उसमें ये वो सीन था जहां पे इनकी अरेंज मैरिज हो रही है, दोनों पहली बार मिल रहे हैं, एक दोनों को इंट्रो दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जब सीन होता है ना तो यूजुअली ऑकवर्ड होता है, आप किसी अजनबी से पहली बार मिल रहे होते हो, तो वहां पे आइस ब्रेक करने के लिए आप कोई ऐसे कोई भी एक छोटा सा टॉक देते हो, विच मीन्स के कोई ऐसी बात करते हो जिससे ऑकवर्ड साइलेंस खत्म हो, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। आगे बढ़ेंगे। दिस ईयर्स बजट इज अनलाइकली टू पास एज लॉ सिंस द प्रेसिडेंट्स प्रपोज्ड बजट टिपिकली फेस्ड अ जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई क्या मतलब होता है भाई इसका? देखो इसकी आंखों में जॉन्डिस दिख रहा है ना, आंखें पूरी पीली पड़ी हुई हैं। जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है किसी चीज से नफरत होना, रिजेंटमेंट, नफरत। ठीक है, अब देख एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, नीचे क्या लिखा हुआ है कि द इडियम जॉन्डिस्ड आई मींस टू व्यू समथिंग विद प्रीजुडाइस इन अ नेगेटिव। प्रीजुडाइस का मतलब आप जब किसी चीज को लेके पहले से एक धारणा बना लेते हैं, नकारात्मक धारणा बना लेते हैं, तो उसको जॉन्डिस्ड आई कहा जाता है, यूजुअली बिकॉज ऑफ अ बैड एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट। आपके उस चीज को लेके पुराने एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं, इसीलिए आप उनके लिए जॉन्डिस्ड आई रखते हो। तो किसी चीज के लिए जॉन्डिस्ड आई रखना, किसी चीज के लिए बीमारी भरी आंखें रखना, इसका मतलब आप उससे नफरत करते हो क्योंकि आपका पुराना अनुभव खराब रहा था। क्लियर हो गया? अब ये इतना यूनिक इडियम है कि आपको ऐसे याद रह जाएगा। जॉन्डिस्ड आई मतलब जॉन्डिस वाली आंखों से किसी चीज को देखना, तो बीमार आंखों से देखो चीजें बीमारी दिखेंगी, विच मीन्स किसी चीज से नफरत करना। क्यों? क्योंकि आपका पुराना अनुभव खराब रहा था। मेरा एक दोस्त है, वो कभी गन्ने का जूस नहीं पीता, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त है, वो कभी गन्ने का जूस नहीं पीता क्योंकि कभी वो गन्ने का जूस पी रहे थे और उनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था उसके बाद, तो अब वो गन्ने का जूस पीते भी नहीं है, और अगर मैं उनके साथ तो मुझे पीने भी नहीं देते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये इससे पेट खराब हो जाएगा या इसमें कुछ एलर्जी है, ठीक है, ठीक नहीं है ये। इसका मतलब ही इज लुकिंग एट दैट विद अ जॉन्डिस्ड आई, राइट। आगे बढ़ेंगे। ऑफ एंड ऑन ऑलरेडी बता चुका यार, पीरियोडिकली जिसका मतलब होता है रुक रुक कर। नेक्स्ट, अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड। एक ऐसा समय जब आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए या पैसे की जरूरत पड़े, उसे क्या कहते हैं? चार इडियम है, उसे अ रेनी डे कहते हैं, अ रॉ डील कहते हैं, अ रैश ऑफ समथिंग कहते हैं, अ रैप ऑफ नकल्स कहते हैं। चारों इडियम इंपॉर्टेंट है, मैं चारों एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इसको रेनी डे कहा जाता है। रेनी डे का मतलब होता है द इडियम रेनी डे मीन्स अ टाइम व्हेन समथिंग विल बी नीडेड इन द फ्यूचर, स्पेशली मनी। अगर आप कह रहे हो कि मैं रेनी डे के लिए पैसे बचा रहा हूं, जिसका मतलब है कि हो सकता है फ्यूचर में मुझे पैसे की बहुत तेज जरूरत पड़ जाए, तो किसी चीज की बड़ी डेस्परेट जरूरत पड़ना, उसको बोलते हैं रेनी डे। रेनी डे का मतलब है वो समय जब आपको किसी चीज की, खासकर पैसे की बहुत ही ज्यादा डेस्परेट जरूरत पड़ जाए, उसको बोलेंगे रेनी डे। जैसे मान लो आपको अगर ऐसे तोतले सेठ जैसे किसी व्यक्ति ने अगर किडनैप कर लिया और आपसे 40 लाख मांग लिए, तो आपके पास 40 लाख होने भी तो चाहिए। अगर नहीं है, इसका मतलब आपने रेनी डे के लिए कुछ सेव नहीं किया, तो ये 40 लाख रुपए आपको बचाने हैं रेनी डे के लिए। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है? रॉ डील। रॉ डील का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डील, देखो रॉ मतलब होता है सूखा, डील मतलब होता है बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस डील जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि बहुत अनफेयरली या हार्शली आपको ट्रीट किया गया है, मतलब जो सौदा आपने किया उसमें आपका नुकसान हो गया। तो एक बेवकूफी भरा सौदा करना जिसमें आपका नुकसान हो जाए, उसे बोलते हैं रॉ डील। जैसे अगेन फिर हेरा फेरी का एक और मीम है, 150 रुपया देगा। ये जो 150 रुपया देगा था, इसमें याद होगा आपको कि जूते जब अक्षय कुमार बेचने आता है इनके पास, तो 150 रुपए इनको देता है, मतलब 150 रुपए अक्षय कुमार को देते हैं, और फिर जब ये उसको खरीदने के लिए आता है तो उसको शायद 1000 या 2000 कुछ ऐसा बोलता है। तो वो कहता है कि इतने पैसे मतलब अभी तो मैंने 150 रुपए में दिए थे, विच मीन्स कि ये अक्षय कुमार के लिए एक रॉ डील था। जब वो बेचने आए थे बहुत सस्ते में उन्होंने बेच दिया, वापस उसी को खरीदने आए तो बहुत महंगे में खरीदा, इसको बोलते हैं रॉ डील। नेक्स्ट, अ रैश ऑफ समथिंग।
अ रैश ऑफ समथिंग का मतलब होता है, देखो रैश ड्राइविंग सुना होगा आपने, जब आप सेंसलेस कोई चीज करते हो, मतलब जब आप किसी चीज को बिना दिमाग लगाए करते हो ना, उसको रैश कहा जाता है। ठीक है, बिना दिमाग लगाए ड्राइव करना रैश ड्राइविंग कहलाता है। तो क्या लिखा हुआ है, अ रैश ऑफ समथिंग इज एन ईडियम दैट मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स ऑफ द सेम टाइप दैट हैव हैपेंड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लिखा हुआ है कि रैश ऑफ समथिंग का मतलब होता है जब बहुत सारी नकारात्मक चीजें, बहुत सारी दुर्घटना आपके साथ एक के बाद एक के बाद एक होने लगे ना, उसको बोलते हैं रैश ऑफ समथिंग। जब किसी चीज का सेंस ही नहीं बन रहा, इतनी सारी नेगेटिव चीजें एक साथ हो रही है कि आपका कोई सेंस ही नहीं बन रहा उसका, उसको बोलते हैं रैश ऑफ समथिंग। ठीक है, अगेन ये बड़ा फेमस मीम है कि साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, ये वही है रैश ऑफ समथिंग, अगर मैं इसको इडियोमेटिकली समझाना चाहूं तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या क्या करना पड़ता है, देखो मीम्स लगा लगा के आप लोगों को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आपको ये मेहनत ठीक लग रही है, फिर से रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट हर वीडियो में करता हूँ, शेयर करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, सबको पढ़ने का मौका दो, सबको बताओ कि मैं ठीक पढ़ाता हूँ। अगर अच्छा लग रहा है मेरे से पढ़ना तो कमेंट में जरूर बताना, आपके रिव्यूज मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। साथ ही साथ में लाइक देना, ताकि यूट्यूब को, एल्गोरिदम को यूट्यूब के ये पता चले कि लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और वो उसको थोड़ा सा और लोगों तक फैलाए। ठीक है, इतना काम तो आप कर सकते हो। बाकी ये मत बोलना कि सर बहुत ऐड आते हैं, बहुत ऐड आते हैं, मुझे पता है दोस्त बहुत ऐड आते हैं, ये मैंने कमेंट में बताया था, भी मैं फिर अपने वीडियो में भी बोल रहा हूँ, ऐड से पैसा कमाना पर्पस नहीं होता किसी भी छोटे चैनल का। ऑब्वियसली ये छोटा चैनल है, तो अभी पैसा कमाने के लिए ऐड नहीं लगाते हम लोग। एक्चुअली बिना ऐड के ना यूट्यूब प्रमोट नहीं करता वीडियोस को, क्योंकि यूट्यूब का फायदा नहीं हो रहा ना, आप उसमें ऐड ब्लॉक कर दे रहे हो, तो वो आपके चैनल को प्रमोट ही नहीं करेगा। एज अ स्मॉल चैनल मेरे चैनल को भी प्रमोशन चाहिए। एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाने के बाद नॉर्मली टीचर्स, खास करके टीचर इन फ्रेटर्निटी में होते हैं, बहुत अच्छी बात है कि एड्स खुद ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब यूट्यूब, अब मैं इतना बड़ा चैनल बना चुका कि यूट्यूब की मजबूरी है कि अब वो मुझे खुद ही स्प्रेड करेगा। ठीक है, पर छोटे चैनल के साथ हमेशा ये रिस्क होता है कि अगर मैं ऐड बंद कर दूंगा तो यूट्यूब प्रमोट करना बंद कर देगा मेरे वीडियोस को। तो ये जो कमेंट आते हैं ना कि सर रैंडमली आपका वीडियो मिल गया और पढ़ के बहुत अच्छा लगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, मैं जो ऐड ओपन रखता हूँ फिलहाल मुद्दा प्रमोशन का है, रादर देन के मतलब मुझे पैसे मिले। ऐसे भी यूट्यूब में बहुत कम पैसे, जिन्हें नहीं पता यार, मतलब चिंदी चोरी करता है बिल्कुल यूट्यूब, मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली, मुझे लगता था यूट्यूबर्स पैसे कमाते हैं तो यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, ऐसा नहीं है भाई, बहुत कम पैसे, चिंदी चोरी चल रहा है इधर। एनीवेज, लिखा है अ रैप ओवर नकल्स। अब ये वाली मार मुझे पड़ी बचपन में, नकल्स इसे कहता है, ये जो हिस्सा होता है ना हथेली का, इसको नकल्स कहते हैं। अब देख लो स्केल से नकल्स के ऊपर मार पड़ रहा है ना, रैप मतलब होता है वो जो ब्लो होता है ना, जिसको कहते हैं ब्लो इंग्लिश में, एक बार मारना, उसको रैप कहते हैं। सर रैप ओवर नकल्स का मतलब है नकल्स पे मारना। ऑब्वियसली ये हार्श पनिशमेंट है यार, बहुत जोर की लगती थी जब टीचर्स मारते थे। तो द एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू समवन सिवियरली और एंग्रीली बिकॉज ऑफ समथिंग दे हैव डन, किसी को डांटना बेसिकली। ठीक है, किसी को बड़े बुरी तरीके से डांटना, उसको बोलते हैं रैप ओवर नकल्स। इफ आई एम गिविंग यू रैप ओवर नकल्स, मैं आपको बहुत सिवियरली पनिश कर रहा हूं या बहुत सिवियरली आपको मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं। ओके, आगे बढ़ेंगे। लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, ऑलरेडी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। स्पीक ट्रूथफुली, घुमा फिरा कर बात ना करना, सीधा सीधा बात करना, उसको बोलते हैं स्पीक ट्रूथफुली या कॉल स्पेड अ स्पेड। इसी का उल्टा होता है बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश, आपको याद होगा, जिसका मतलब ये होता है घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है, अब इनको आप पहचानते हैं, रवि शास्त्री, द ग्रेट रवि शास्त्री। जब भी ये कमेंट्री में आते हैं मुझे बहुत मजा आता है इनकी कमेंट्री सुन के, क्योंकि ये बातों को घुमाते फिराते नहीं। अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो तारीफ करेंगे, बुरा खेल रहा है तो क्रिटिसाइज भी करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ही इज अ पर्सन हु विल ऑलवेज कॉल स्पेड अ स्पेड, जो दिखता है वो वही बोलते हैं। अगला, द गिफ्ट ऑफ द गैप, कितनी बार एक्सप्लेन करूं, यही एग्जांपल मैं बार बार देता हूं। इनको आप पहचानते होंगे, तारक मेहता का रोल करते हैं ये। ठीक है, शैलेश लोढ़ा इनका नाम है, बहुत फेमस कवि हैं ये, बहुत अच्छा बात करते हैं। इसका मतलब इनको गिफ्ट ऑफ द गैप मिला हुआ है। गैप मतलब होता है अच्छा बोलने की कला। जिस व्यक्ति को गिफ्ट ऑफ द गैप मिला हुआ है, इसका मतलब उसके पास बहुत अच्छा बोलने की कला है। राइट, आगे बढ़ेंगे। मेडन स्पीच, मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। मेडन मतलब होता है पहला, फर्स्ट स्पीच। आपने क्रिकेट में सुना होगा कि ये इसकी मेडन सेंचुरी है। मेडन सेंचुरी का मतलब उसकी पहली सेंचुरी है। सो कोई ऐसा भाषण जो पहली बार दिया जाए उसे बोलते हैं मेडन स्पीच। ये कंगना रनौत जी हैं, अभी अभी इन्होंने इलेक्शन जीता है, तो जब ये पहली बार पार्लियामेंट में गई तो इन्होंने पहली बार भाषण दिया, ये उनका मेडन स्पीच था। मेडन स्पीच का मतलब है पहला स्पीच था। आगे बढ़ेंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट्स,
महीनों मेहनत करने के बाद आई फाइनली कंप्लीटेड द मैराथन, आई कैन रियली डैश फॉर दिस अकम्पलिशमेंट। 4 इडियम्स है, अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल, ईट लाइक अ हॉर्स, ब्लो हॉट एंड कोल्ड एंड पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। इन चारों के चारों इडियम्स में आपके 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैं इनफैक्ट चारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। क्या लिखा हुआ था कि मैंने बहुत मेहनत करके, महीनों की मेहनत करके फाइनली मैंने मैराथन कंप्लीट कर लिया, मैं अपने आप को डैश कर सकता हूं इस अकम्पलिशमेंट, इस अचीवमेंट के लिए। आंसर है आई कैन पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। पैट ऑन द बैक का मतलब क्या होता है? पैट ऑन द बैक का मतलब होता है अपनी पीठ थपथपाना। पैट का मतलब होता है थपथपाना। सो अपनी पीठ थपथपाना मतलब अपने आप को शाबाशी देना। इन जनरल पैट ऑन द बैक का मतलब होता है किसी को शाबाशी देना। ऑब्वियसली हिंदी में भी है किसी की पीठ थपथपाना, जिसका मतलब होता है किसी को शाबाशी देना। अब है अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल, ये भी पहले मैंने कवर किया, सीपीओ में पूछा था। इसको पेडल कहते हैं। अब सोचो कि आप एक नाव में जा रहे हो और आपके पास चप्पू ही नहीं है चलाने को, क्या करोगे फिर? फिर तो यार जिधर जिधर धारा चलेगी, जिधर जिधर स्ट्रीम होगा, आप उधर उधर ही बहते जाओगे। इसका मतलब आप तो बड़े भाई डिफिकल्ट सिचुएशन में हो और आपको रास्ता भी नहीं नजर आ रहा बाहर निकलने का। तो जब आप कभी किसी मुसीबत में पड़ जाते हो और आपको बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता है, वो उसे कहते हैं अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल। जैसे रिसेंटली मैं ट्रेवल कर रहा था, दिल्ली जा रहा था, और मुझे मतलब जो मेरा बर्थ था ट्रेन में, मेरे सामने एक आंटी आई और आंटी मेरे सामने 10 मिनट बैठी थी और 10 मिनट में उन्होंने 9 मिनट 55 सेकंड मेरे से बात करी, बिना किसी लॉजिक के बात, और एकदम रैंडमली वो मेरे से बात करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया रैंडम टॉपिक के बारे में। मुझे तभी समझ में आ गया था कि चूंकि दिल्ली 24-25 घंटे का रास्ता है मेरे घर से, तो तभी मुझे समझ में आ गया था कि भाई ये जो 24-25 घंटे है ना, ये मेरे लिए टॉर्चर बीतने वाले हैं। आंटी नींद में भी मेरे से बात करेगी। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इट वॉज अप अ क्रैक विदाउट अ पेडल। आई वॉज अप अ क्रैक विदाउट अ पेडल, मतलब मैं फंस गया हूं पूरी सिचुएशन में, मैं भाग भी नहीं निकल सकता यहां से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो ईट लाइक वाले से ना रिसेंटली 2024 में 2 इडियम्स पूछे गए थे, मैंने दोनों यहां लिख दिया है। एक पूछा गया था ईट लाइक अ हॉर्स, एक पूछा गया ईट लाइक अ बर्ड। मैं ये दोनों इडियम समझा देता हूं। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना खाना, क्योंकि आपको बहुत भूख लगती है, आपका पेट बहुत बड़ा है भूख के मामले में। तो ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है अनाप शनाप खाना खाना। एक ऐसा व्यक्ति 25-26 रोटियां खा जाए, उसको बोलता है ईट लाइक अ हॉर्स। उसी का उल्टा इडियम है ईट लाइक अ बर्ड, जिसका मतलब होता है बिल्कुल पक्षियों की तरह चुगना, विच मीन्स बहुत कम खाना खाना, बहुत कम भोजन करना, उसको बोलते हैं ईट लाइक अ बर्ड। ठीक है, सो ईट वर्ड से 2 इडियम 2024 में पूछे गए, मैंने दोनों बता दिए हैं। ईट लाइक अ हॉर्स बहुत ज्यादा भोजन करना, ईट लाइक अ बर्ड बहुत कम भोजन करना। आगे बढ़ेंगे। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, पल में शोला पल में माशा, विच मीन्स आप कंफ्यूज हो, कभी आप यस कहते हो कभी आप नो कहते हो, इसको बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। आपने सुना होगा मूड स्विंग्स के बारे में, बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत हैवी मूड स्विंग्स होते हैं, अभी वो आपसे बहुत खुशी खुशी बात करेंगे, अगले ही पल आप पे चढ़ जाएंगे। इसको बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। टू समटाइम्स लाइक और बी इंटरेस्टेड इन समथिंग और समवन एंड समटाइम्स नॉट, सो पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ यू रियली फील। लोग ही कंफ्यूज हैं कि तुम एक्चुअली क्या चाहते हो, कैसा फील करते हो, इसको बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। आगे बढ़ेंगे। लीला वॉज इन क्लास व्हेन द बिग फाइट हैपेंड, लीला क्लास में थी जब ये बहुत बड़ी वाली फाइट हुई। सो इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स, इसलिए अगर आपको डिटेल्स जानने हैं, यू शुड आस्क हर, आपको उनसे पूछना चाहिए। यू विल गेट द ट्रूथ, आपको सच पता चलेगा, गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। इसलिए क्योंकि लीला उस फाइट में थी और चूंकि वो क्लियरली इन्वॉल्व थी वहां पर, इसीलिए वो जो बताएगी बिल्कुल ठीक बताएगी। तो जब आप किसी इंसान से, ऐसे इंसान से कुछ पूछते हो जिसके ऊपर ही बीती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विथ किड ग्लव्स कहते हैं, कॉलिंग स्पेड अ स्पेड कहते हैं, शूटिंग ऑफ द कफ कहते हैं, या स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कहते हैं। देखो, कॉलिंग स्पेड अ स्पेड तो नहीं कहते, इसका मतलब होता है बिल्कुल खुली भाषा में बात करना, जो चीज फील हो रहा है वही बोलना। यहां पे वो नहीं बोला गया था, यहां पे बोला गया था कि जो इन्वॉल्व है उसी से बात करना। इसको ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ होगा, जिसका मतलब है कि जिस घोड़े पे बीती है उसी घोड़े से पूछना कि क्या हुआ था। क्या होता है, बहुत बार हम लोग ना इधर उधर की अफवाह सुन के और चीजों को जज कर लेते हैं। अब यार जिस इंसान पे बीती है पहले उससे तो पूछो कि क्या हुआ था। अगर आपको याद हो, बाहुबली का ये बड़ा फेमस सीन था जहां पे ये वो फेमस वाला डायलॉग था कि औरत पे उंगली उठाने वाले को की उंगली नहीं काटते, काटते हैं उसका गला, ऐसा कुछ था ना। तो ये वो सीन था जहां पे देवसेना से बाहुबली ये पूछते हैं कि तुम बताओ देवसेना क्या हुआ था।
क्योंकि किसके ऊपर बीती थी? देवसेना के ऊपर। तो किसको पता होगा क्या हुआ था? देवसेना को। इसलिए उन्होंने बोला कि तुम बताओ कि क्या हुआ था। इसको बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जिसका मतलब होता है जिसपे बीती है उसी से पूछो। अगला लिखा हुआ है विथ किड ग्लव्स। देखो किड मतलब होता है बच्चा, कीवर्ड क्या है इसका? किड इसका कीवर्ड है। किड ग्लव्स का मतलब होता है किसी को बच्चे की तरह ट्रीट करना, विच मीन्स टू डील समवन वेरी जेंटली और वेरी केयरफुली, जिसका मतलब है किसी को बहुत जेंटली, बहुत केयरफुली हैंडल करना। यह शिकायत है एक जनरेशन पुराने लोगों के कि आजकल जो बच्चे को पालते हैं लोग, वो उनको बहुत ज्यादा कुकून बेबी बना के रखते हैं, जिसका मतलब यह है कि उनको बहुत ज्यादा केयर करते हैं। शायद ये ठीक भी है, शायद ये खराब भी, अपना अपना परसेप्शन है। जब हम बच्चे थे तो शायद हमें उतना ट्रीटमेंट नहीं मिला था जेंटली, अब उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी आए हैं, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, तो ये सब्जेक्टिव बात है, मैं जज नहीं बनूंगा इसका। पर मैं ये समझा रहा हूं कि लोगों का ये मानना है कि बच्चों को बहुत ज्यादा केयर के साथ हैंडल किया जा रहा है आजकल, या टीनेजर्स में जो बच्चे हैं उनको भी बहुत ज्यादा जेंटली केयर किया जा रहा है। इसका मतलब लोग ये कह रहे हैं उनको किड ग्लव्स के साथ केयर किया जा रहा है, किसी को बहुत केयरफुली हैंडल करना। अगला लिखा हुआ है शूटिंग ऑफ द कफ। एक टर्म है इम्प्रॉम्प्टू, जो एसएससी ने बहुत बार वर्ड में पूछा है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है? इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है जब आप ऐसा कोई भाषण दें या ऐसा कोई परफॉर्मेंस दें जो पहले से फिक्स नहीं था और आप उसके लिए तैयार नहीं थे, उसको बोलते हैं शूटिंग ऑफ द कफ। तो शूट ऑफ द कफ का मतलब है, द आइडिया ऑफ शूट ऑफ द कफ मींस टू से समथिंग विदाउट प्रिपेयरिंग और थिंकिंग अबाउट इट फर्स्ट। कुछ कहना जिसके बारे में आप पहले से तैयार नहीं थे या पहले से आपने सोच नहीं रखा था, उसको बोलते हैं शूटिंग ऑफ द कफ, राइट? वही जो इम्प्रॉम्प्टू वाली बात है। आगे बढ़ेंगे। ड्यू टू हर इम्पोवरिश स्टेट, चूंकि उसकी हालत बहुत खराब थी, मोस्ट ऑफ हर रिलेटिव्स ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट। बहुत ज्यादा करके जो उसके रिलेटिव्स थे वो उनकी बहुत बेइज्जती कर रहे थे। कंटेम्प्ट मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती, उनकी बहुत बेइज्जती कर रहे थे। तो बेइज्जती करने के लिए क्या आइडियम यूज होता है? टर्न अप देयर नोज एट हर, टर्न द कॉर्नर एट हर, कम इन हैंडी, या गिव अ वाइड स्पेस टू हर। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टर्न अप देयर नोज एट हर। ठीक है, किसी को थम्स डाउन देना, विच मीन्स किसी की डिसरिस्पेक्ट करना जस्ट बिकॉज, माफ कीजिएगा, जस्ट बिकॉज आपके पास सुविधाएं नहीं है, जस्ट बिकॉज आपके घर में पैसे नहीं है। आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे जो आपको, वो कहते हैं मतलब, पार्डन फॉर द लैंग्वेज, पर बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो आपके औकात नापने लगते हैं, जो आपके फादर को बहुत ही निगाह से देखते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। इसी के लिए टर्म यूज किया जाता है, टर्न अप देयर नोज एट हर। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे सर की जगह भैया भैया बोलते हैं, तो एक बड़े भाई की तरह एक एडवाइस ले लेना। तुम्हारे अकाउंट में ना, बैंक अकाउंट में पैसे बहुत जरूरी हैं जिंदगी में। सारी बात फिलोसॉफी है। अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम्हारा बैंक अकाउंट डिसाइड करता है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी जल्दी तुम प्रैक्टिकल हो जाओगे जिंदगी में। ये मैंने बहुत देखा है, पर्सनली महसूस किया है, आसपास के लोगों के साथ महसूस किया है कि अगर तुम एबल नहीं हो लोगों को प्रोवाइड कराने में, अगर तुम्हारा प्रोवाइडर वाला इमेज नहीं है, विच ऑब्वियसली इंप्लाइज कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो यार तुम कितने काबिल हो ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गरीब टैलेंटेड इंसान बदकिस्मत कहलाता है, अमीर फुद्दू इंसान गिफ्टेड कहलाता है। याद रखना हमेशा ही बात। इसीलिए अमीर बनना पहले बनो, फिर फिलॉसफी झाड़ना और फिर जीवन का सत्य ढूंढना। पहले अकाउंट में पैसे जमा करो और उसके लिए काबिलियत जरूरी है, काबिलियत के लिए मेहनत जरूरी है। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, मेहनत पे ध्यान दो। जब तक नौकरी नहीं लगेगी, जब तक अकाउंट में हर महीने लाख रुपए नहीं क्रेडिट होंगे ना, ये सोसाइटी तुमको सम्मान नहीं देने वाली। सोसाइटी तो छोड़ो, तुम्हारे घर वाले तुमको सम्मान नहीं देने वाले। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है? एनीवेज आगे बढ़ेंगे। अगला आइडियम है टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर का मतलब क्या होता है? इफ अ सिचुएशन टर्न्स अप कॉर्नर, इट स्टार्ट्स टू इंप्रूव आफ्टर अ डिफिकल्ट पीरियड। मतलब ये है, टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, विच मीन्स के कॉर्नर टर्न कर दिया। कल तुम खराब स्थिति में थे, अगर तुमने कॉर्नर टर्न कर दिया तो तुम एकदम से अच्छी स्थिति में आ गए। जैसे आपको याद होगा कोविड के वक्त पे बॉलीवुड बिल्कुल एकदम धराशाही हो चुका था और फिल्में चल ही नहीं रही थी, एकदम बेकार हो गया था बॉलीवुड, कोई देख ही नहीं रहा था। फिर शाहरुख खान साहब आए, 2 फिल्म लेकर आए, पठान और जवान, और इसने बॉलीवुड, इट टर्न द कॉर्नर फॉर बॉलीवुड, विच मीन्स के फिर से लोगों का बॉलीवुड में इंटरेस्ट आ गया, बॉलीवुड की फिल्में पैसे कमाने लगी। वो एक गेम चेंजर प्रूफ हुआ।
तो ऐसा कुछ जिसमें आप बिल्कुल कॉर्नर बदल दो, वक्त बदल दो, जज्बात बदल दो ना, उसको बोलते हैं टर्न द कॉर्नर। अगला वर्ड है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मतलब होता है टू बी यूजफुल। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं आमतौर पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब हमेशा अपने वॉलेट में रखते हैं या हमेशा अपने डिजी लॉकर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े हैंडी साबित होते हैं। कभी अगर हमें कभी आइडेंटिटी कहीं पे प्रूव करनी हुई, हम तुरंत हमने वहां से सॉफ्ट कॉपी निकाल के दे दिया। अब अगर क्रिकेट की लैंग्वेज में आप सुनना चाहते हो तो यार ये जो ऑलराउंडर्स होते हैं इनका बड़ा बोलबाला है वर्ल्ड क्रिकेट में। क्यों? क्योंकि ये बड़े हैंडी होते हैं। हार्दिक पांड्या, बेन स्टोक्स, शकीब अल हसन, रविंद्र जडेजा बैटिंग नहीं करेंगे तो बॉलिंग कर देंगे, बॉलिंग नहीं करेंगे तो बैटिंग कर देंगे, कुछ नहीं किया तो फील्डिंग कर देंगे। इसका मतलब ये बड़े हैंडी होते हैं यार, जिसका मतलब है कि ये बड़े यूजफुल होते हैं। तो कम इन हैंडी का मतलब होता है टू बी यूजफुल। अगला है गिव अ वाइड स्पेस या गिव अ वाइड बर्थ। अब कभी कभी स्पेस भी एग्जाम में पूछता है, कभी कभी बर्थ भी एग्जाम में पूछता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाए रखना। टू अवॉइड और टू स्टे अवे एट एन आर्म्स लेंथ, याद है ईडीएम पढ़ाया था पहले, वही वाला होता है। तो इसका मतलब होता है किसी से दूरी बनाए रखना। जैसे ये याद होगा आपको, कोविड का टाइम था तो वो हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते थे आपस में, इसको बोलते हैं गिव अ वाइड स्पेस या गिव अ वाइड बर्थ। अगला लेट द डस्ट सेटल, जिसका मतलब है कि इस चीज के आसपास में जो डस्ट फैला है ना उसको सेटल होने दो। कीवर्ड है सेटल, मुद्दे को सेटल होने दो। प्रॉब्लम क्या है, अभी ना हम लोग चीजों को जज करने में बड़ा फास्ट रहते हैं कि हमने तुरंत कह दिया कि भैया ये कल्प्रिट है, हमने तुरंत कह दिया इसके साथ गलत हो गया, हमें पूरा मैटर ही नहीं पता। समझदार लोग क्या कहते हैं? लेट द डस्ट सेटल, सिचुएशन को और क्लियर होने दीजिए, सिचुएशन को सर्टेन होने दीजिए। इतनी जल्दी मत कंक्लूजन पे जज कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। लेट द डस्ट सेटल, मतलब जो धूल है ना आसपास में, अब दो लोग झगड़ रहे हैं, दोनों लोगों में किसकी गलती है कैसे पता? अभी तो दोनों धूला धूल हो रखे हैं बिल्कुल। एक बार डस्ट सेटल हो जाने दो, एक बार चीजें क्लियर हो जाने दो, फिर बताएंगे किसकी गलती है। इसको बोलते हैं लेट द डस्ट सेटल। ठीक है, आगे। द कंपनी अंडरस्टूड दैट दीज स्मॉल प्रोटेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज रिगार्डिंग लो वेजेस वर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये आइसबर्ग के टिप है। आइसबर्ग कैसा होता है? ऐसे समंदर है, ठीक है, ये रहा आइसबर्ग ऐसे करके, और ऊपर में एक छोटा सा टिप निकला हुआ है, राइट। इसे देख के लगता है कि अरे कितना छोटा सा टिप है, मतलब कितना छोटा सा चट्टान है समंदर के बीच में, इसको तो तुरंत पार कर जाएंगे। यार नीचे ना भयंकर तरीके से चट्टान फैला हुआ होता है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का क्या मतलब होता है? जब आप किसी प्रॉब्लम को छोटा समझ लेते हैं उसको बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, हालांकि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो क्या लिखा है? अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, एक छोटा एक नोटिसेबल पार्ट किसी प्रॉब्लम का, द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, जिसका एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अभी नीट में स्कैम हुआ, तो कहने को तो ये बहुत सारे जो इंडिया में स्कैम हो रहे हैं उनमें से एक स्कैम है, छोटा सा स्कैम है, कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस जिस प्रोफेशन में स्कैम हो रहा है वो बहुत बड़ी बात है। एक डॉक्टर के हाथ में हजारों अनिफाई में से लाखों लोगों की जिंदगी होती है। अगर वही डॉक्टर नाकाबिल है तो आप एक ही वक्त पे हजारों लाखों लोगों की जान दांव पे लगा रहे हैं। इसका मतलब ये प्रॉब्लम अगर आपको छोटी लग रही है ना, यू आर जस्ट सीइंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्लियर? अगला, बिंसीज मदर केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। कार्ड्स को बिल्कुल चेस्ट के नजदीक रखना, कार्ड्स को बिल्कुल चेस्ट के नजदीक रखना, जिसका मतलब है आपने अगर कभी कार्ड्स खेला होगा तो आमतौर पर ऐसे रखा जाता है ना, ताकि बगल वाला आपकी पत्ती ना देख ले, बगल वाला आपका मूव ना देख ले, बगल वाला आपका प्लान ना देख ले। तो किसी प्लान को या किसी थॉट्स को हिडन रखना, छिपा के रखना, उसको बोलते हैं कीप कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट। जैसे जब आर्टिकल 370 हटाया गया था कश्मीर से, याद होगा आपको 2019 में, उसके एक दो दिन पहले से ही कश्मीर में हलचल मच गई थी, पर किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। बहुत सारे ये assumptions थे कि पीओके पे अटैक होने वाला है, बहुत सारे ये assumptions थे कि 370 हटने वाला है। एग्जैक्टली क्या होने वाला है किसी को नहीं पता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने कार्ड्स बिल्कुल चेस्ट से नजदीक रखे थे, विच मींस अपने प्लान्स बिल्कुल छिपा के रखे थे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। लूसीज कंसीटेड कंडक्ट, कंसीट मतलब होता है घमंडी, लूसी का जो घमंडी तौर तरीका है अपने कलीज के साथ, उसने उसे लेफ्ट हाई एंड ड्राई कर दिया, उसने उसे हाई एंड ड्राई छोड़ दिया। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है? हाई एंड ड्राई का मतलब होता है बिल्कुल हेल्पलेस हो जाना। इनको पहचानते हो? कादर खान साहब, लेजेंड आदमी है बॉलीवुड की। पर जब इनकी तबीयत खराब हुई, ये इनके बेटे के इंटरव्यू मैंने सुना था कि जब इनकी तबीयत खराब हुई ना, पूरे बॉलीवुड ने इन्हें हाई एंड ड्राई छोड़ दिया, पूरे बॉलीवुड ने इनको हेल्पलेस छोड़ दिया। जिनके साथ इन्होंने कई फिल्में करी, अमिताभ बच्चन, गोविंदा,
कोई इनके रेस्क्यू में नहीं आया, किन्होंने इनकी मदद नहीं की, और ये बिल्कुल हेल्पलेस रह गए थे। मतलब बिल्कुल एकदम से ऐसी स्थिति में जहां पे कोई अकेले ही पड़ गए थे, बिल्कुल कह लो एक तरीके से। इसको बोलते हैं हाई एंड ड्राई। क्लियर है? अगला लिखा हुआ योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूज। देखो कीवर्ड क्या है, योर गूज। तुमने एक बतख पाला, तुम्हारे जो दोस्त थे उन्होंने उस बतख को पका दिया, ठीक है, जिसका मतलब है कि तुमने उस बतख को पाला था ताकि तुम उससे कुछ पैसे कमा पाओ। उन्होंने वो बतख को कुक करके खा गए, जिसका मतलब यह है कि इंटरफेयर करना या डिसरप्ट करना किसी के प्लान को, किसी के प्लान पर पानी फेर देना। ठीक है, देखो मीनिंग क्या है। द idiom cook someone's goose is an informal expression that means to make sure someone fails or loses। ये एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है जिसका मतलब ये होता है कि कोई है जो है वो हार जाए या कुछ लॉस हो जाए उसका। ठीक है, किसी का प्लान खराब करना। याद है आपने लगान फिल्म अगर देखी है, लाखा लाखा कैरेक्टर याद है। अब भैया ये चूंकि प्यार करता था हीरोइन से, तो इसने क्या किया कि अपने ही गांव को हराने के पीछे इसने सारी प्लानिंग कर ली, अंग्रेजों के साथ मिल गया ये। इसका मतलब इन्होंने ही गूस को कुक कर दिया था अपने गांव के लिए। हालांकि बाद में पकड़े गए तो सुधर गए। अगला है ऑन क्लाउड नाइन। कितनी बार रिपीटेड है, सातवें आसमान पर होना। ठीक है, जिसका मतलब है बीइंग वेरी डिलाइटेड, बहुत डिलाइटेड होना। अब बताओ इस परिस्थिति में जेठालाल से ज्यादा खुश कोई व्यक्ति होगा? ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति नहीं होगा भैया। इस मोमेंट पे आप जेठालाल को 1 अरब रुपए दे दो, वो ठुकरा देगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्लाउड नाइन में है। क्लाउड नाइन का मतलब ये है कि वो सातवें आसमान पर है, इससे ज्यादा खुश व्यक्ति कोई नहीं है। इसको बोलते हैं ऑन क्लाउड नाइन। नेक्स्ट है अब बिटर पिल। अब देखो बिटर मतलब होता है कड़वा, पिल मतलब होता है दवाई। अब ये तो हिंदी में कहा जाता है कड़वी दवाई। कड़वी दवाई का मतलब है कोई एक मुसीबत वाले डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन को, परेशान करने वाली स्थिति को झेलना, उसको बोलते हैं फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। हम सबके बीच में रतन टाटा नहीं रहे और ये भारत का बहुत बड़ा नुकसान है। पर अब क्या है, नहीं रहे, इस कड़वी दवाई को हमें खाना पड़ेगा, विच मीन्स ये सिचुएशन हमें फेस करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, कि इतने सज्जन व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहे। ठीक है, सो वी विल हैव टू फेस दिस डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। अगला है द एंटायर स्पीच ऑफ द रिवाइवलिस्ट फेल फ्लैट विद द क्राउड दैट वाज प्रेजेंट देयर। ठीक है, ये लास्ट इडियम है। वीडियो खत्म करने से पहले अगेन वो सब्सक्राइब वाला रिक्वेस्ट है आपसे कि खुद सब्सक्राइब करो, नए आए हो तो। मजा आया तो लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। जितने भी लोगों से शेयर कर सकते हो उतने लोगों से शेयर करना। जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो, यूट्यूब या फिर किसी किस्म के व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हो, ग्रुप से जुड़े हो, हर जगह पे वीडियो फैला देना। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, मेहनत आपको दिख रही होगी मेरी, बहुत मन से पढ़ाता हूँ। पर अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आप अपने एंड का काम नहीं करोगे, जबकि मैं अपने एंड का काम बिल्कुल ईमानदारी से कर रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ में जो बच्चे नए आए हैं, मैं अभी सीजीएल का टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहा हूँ। मतलब सीजीएल में पहले मैंने एरर का वीडियो डाला है, ईडीएम्स का वीडियो जा रहा है, इंप्रूवमेंट का वीडियो आएगा, फिलर्स का वीडियो आएगा, क्लोजर्स का वीडियो आएगा। इस तरीके से मैं एक एक करके टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, सेम काम मैंने ऑलरेडी सीएचएसएल के साथ किया हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सेम काम मैंने सीपीओ के साथ भी किया हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आगे एमटीएस के साथ भी सेम होगा, स्टेनोग्राफर के साथ भी सेम होगा। तो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल कंटेंट इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर नए हो तो प्लीज चेकआउट जितने भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, आएंगे इस ईडीएम के मीनिंग पे और वीडियो खत्म करेंगे। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? फॉल फ्लैट का मतलब होता है किसी किस्म का प्रभाव नहीं पड़ना, हैड नो इफेक्ट ऑन। यहां पे मैंने एसएससी का लोगो क्यों मार रखा है? क्योंकि हम टीचर्स और कई स्टूडेंट्स कई सालों से एसएससी से रिक्वेस्ट करते आए हैं कि प्लीज इंग्लिश का लेबल ठीक करिए। आप सोचो, मेरी एसएससी से बड़ी तगड़ी शिकायत है, 90% ईडीएम्स आज जो मैंने पढ़ाए हैं वो रिपीटेड ईडीएम्स हैं। आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट को एक एडवांटेज मिल जाएगा? ऐसे बच्चे जो 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के लिए, और ऐसे लोग जो 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के लिए, आपको नहीं लगता कि इतना इजी पेपर होने के बाद ये दोनों सेमी लाइन पे आ जाएंगे? क्या फायदा हुआ 5 साल पढ़ने का जब 6 महीने वाला भी 45 नंबर लेके आ रहा है? एसएससी में इंग्लिश का लेवल ना काफी नीचे है, जबकि being someone who has cracked SSC so many times and have been working for so many years, ऑफिसेज में ना इंग्लिश काफी जरूरी है। अब देखो, रट रटा के बच्चे इंग्लिश मतलब जैसे भी सीजीएल क्रैक तो कर लेते हैं, पर जब वो ऑफिसेज में काम करने के लिए जाते हैं ना, और ये मैं डेली बेसिस पे मतलब फेस करता हूँ कि जो मेरे जूनियर्स हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर मैं उनको एक नोटशीट लिखने को कह दूं
अगर मैं उनको ये कह दूं कि एक ड्राफ्ट एक लेटर कर दो, उनसे एक लेटर ड्राफ्ट नहीं होता। मतलब वहां पे इतने हैज और हैव के और डिड और डू के एरर हैं कि वो रट के मार्क्स तो लेके आ रहे हैं, पर उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इसका हिंदी क्या होगा या एक लेटर कैसे ड्राफ्ट करना होता है। उन्हें यह तक नहीं पता कि एक्टिव सेंटेंस लिखना है कि पैसिव सेंटेंस लिखना है। तो मेरी शिकायत एसएससी से ये है कि भाई इंग्लिश का लेवल कम से कम ऐसे रखो, क्योंकि आपको ऑफिसेज में इंग्लिश में ही काम करना होता है। एसएससी एक ऑल इंडिया जॉब होती, आपकी पोस्टिंग चेन्नई में भी होगी, आपकी पोस्टिंग केरला में भी होगी, और आपकी पोस्टिंग कश्मीर में भी होगी। तो इस भ्रम में मत रहना कि हिंदी लिखना होता है, हिंदी नहीं लिखना होता भाई। दो तीन ही ऐसे स्टेट हैं, यूपी झारखंड टाइप के, बिहार टाइप के, जहां पे नोटशीट हिंदी में लिखना होता है, वो भी ऑप्शनल है। अदरवाइज हर जगह पे नोटशीट इंग्लिश में लिखना होता है, लेटर्स इंग्लिश में बनाने होते हैं, हर काम इंग्लिश में होता है। तो यार अगर इतनी बेसिक भी नॉलेज नहीं होगी आपको तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये रटा रटाया जो सवाल है ना, मेरा पर्सनल ग्रज है उससे। मेरे हिसाब से जो लेवल आईबीपीएस का है ना इंग्लिश में, वो लेवल एसएससी का होना चाहिए। आईबीपीएस में यार या एसबीआई में या बैंकिंग इन जनरल बड़ा तगड़ा इंग्लिश होता है, वैसे इंग्लिश की जरूरत पड़ती है जॉब में, वो बहुत जरूरी है। एसएससी को थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में कि जीएस तो अच्छा कर दिया आपने, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हैं या फिर रीजनिंग में ठीक ठाक लेवल का आ रहा है, पर मैथ्स इंग्लिश यार थोड़ा लेवल ऊपर करो। मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में खास करके रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे कि यार थोड़ा लेवल ठीक करो भाई। मतलब ढंग के लोग नौकरी तक जाएं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी ना जॉब के बाद, अगर उतनी इंग्लिश की समझ होगी तो। वरना फालतू में क्या होता है ना, बहुत इंबैरेस होना पड़ता है ऑफिस में। डेली बेसिस पे देखता हूँ ना कि बच्चों को लिखना नहीं आ रहा और उनके सीनियर्स झाड़ दे रहे हैं उनको कि तुम्हारी नौकरी कैसे होगी, एक लाइन तुम इंग्लिश नहीं लिख पाते। अच्छा नहीं लगता ना यार ये सब चीजें। एनीवेज, ये सब बातें बाद में करेंगे कभी। चलो, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें सीखने को मिली हो, मुझे पढ़ा के मजा आया, उम्मीद करता हूं आपको पढ़ के मजा आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।